जाएगा। तो हम शुरुआत करते हैं अपनी वीडियो को। तो एनिमेटेड रहेंगी चीजें, तो इसलिए आसानी रहेगी, इतना मुश्किल नहीं रहेगा समझने के लिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फैट बर्निंग को लेके कि फैट बर्निंग की आज हम बात कर क्यों रहे हैं। तो आपको मालूम ही है कि दुनिया में लाइफस्टाइल डिसीजेज इतनी बढ़ गई हैं कि 48 लाख आदमी लाइफस्टाइल डिसीजेज की वजह से साल के अंदर मर रहा है, और ये 22 लाख हुआ करता था 1990s में। तो आप देख सकते हो कि ग्राफ कितना ड्रास्टिकली चेंज हुआ है, बहुत तेजी से बढ़ रहा है। ये जो इंटॉक्सिकेशन ऑफ हमारे फूड रिसोर्सेज हैं, उसकी वजह से हमारे लाइफस्टाइल खराब हुए हैं। और लाइफस्टाइल जब खराब होता है तो उससे रिलेटेड हमारी प्रॉब्लम्स स्टार्ट हो जाती हैं, जैसे ओबीसिटी है जो सबसे बड़ा एक एपिडेमिक माना गया है WHO द्वारा। उसके बाद फिर हमारी कार्डियोवास्कुलर डिसीजेज हैं, हेपेटाइटिस है, उसके अलावा फैटी लिवर है। तमाम तरह की जो बीमारियां आजकल हम सुनते हैं वो सब लाइफस्टाइल से लगभग जुड़ी हुई हैं। तो पहले कभी हुआ करता था कि जेनेटिकली कोई प्रॉब्लम आ गई कैंसर की या किसी चीज की, तो अब वो ऐसा क्या हुआ है कि एकदम से ड्रास्टिकली एकदम बढ़ी है, एब्रप्टली एकदम बढ़ी है। तो कुछ ना कुछ हमने अपने खान पान में, लाइफस्टाइल में इंटॉक्सिकेट करा है, जिसकी मेहरबानी से आज हमें ये सब दिन देखने पड़ रहे हैं। अस्पताल भरे पड़े हैं बीमार लोगों से। तो मैं आज आपसे यही उम्मीद करूंगा कि आज आप यहाँ से कुछ लेके जाएं, उसको अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करें, उसके बाद आप इसके रिजल्ट्स को शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों को आप जागरूक बनाएं, ठीक करें, फिट करें। उसके बाद हमारा ये मिशन सक्सेसफुल होगा। हेल्थ लवर्स ग्रुप का यही एक हमारा मिशन है कि मेक दिस वर्ल्ड एज अ बेटर प्लेस फॉर लिविंग, यानी हम इस दुनिया को एक बेहतर जगह बनाएं लोगों के जीने के लिए। हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन इस काम में बहुत आगे बढ़ रहा है। आप देखोगे इसकी मोटो लाइन जो है, जो हर्बल लाइफ की मोटिव है, जो लाइन है उसकी, जो कहा जाता है कंपनी की तरफ से, वो यही कहा जाता है कि मेक दिस वर्ल्ड एज अ बेटर प्लेस फॉर लिविंग, यानी जगह को ऐसा बनाएं कि बेहतर हो रहने के लिए, हर इंसान के लिए, हर जीव जंतु के लिए। तो हमें अपने लाइफस्टाइल से रिलेटेड चीजें सुधार करनी है। तो आइए अब अपनी वीडियो शुरू करते हैं। तो इसको समझना है आपको, चीजों को देखिए। ये हमारी हमारी एक स्टीम इंजन है, आप सुन पा रहे हैं और मुझे एक स्टीम बार? इंजन को चलाने के लिए फ्यूल की जरूरत होती है। तो फ्यूल जो होता है, और ये हमारी ह्यूमन बॉडी है। तो ये देखिए, ये हमारा कोयला है, कोयले से हम इंजन को चलाते थे पहले। अगर शुरुआत की बात करते हैं तो एक रेल है और एक हमारी ये बॉडी है, इनको रिलेट करेंगे। तो ये देखिए, रेल को चलाने के लिए हमें कोयले की जरूरत हुआ करती थी, और बॉडी को चलाने के लिए फ्यूल की जरूरत हुआ करती है। जब हम कोयला डालेंगे रेल के अंदर, तो जरूरी तो नहीं है कि सारा कोयला बर्न हो जाए, कहीं ना कहीं ऐसा कोयला भी होगा कि जो बच गया है। ऐसे ही सिमिलरली हमारी बॉडी में जो हमने फ्यूल डाला है, तो वो जरूरी तो नहीं है कि सारा खाना हमारा बर्न हो जाए, कहीं ना कहीं वो भी हमारा बच जाएगा। और जब कोयला हमारा, जैसे अगली बार हमने बर्न किया, यानी हमने अगली बार ट्रेन में फिर से कोयला डाला स्टीम इंजन में, तो कायदे के हिसाब से होना ये चाहिए कि पहले वो जो बचा हुआ कोयला था उसको यूज करें, लेकिन नेचुरली वो नया जो कोयला आप उसमें डाल रहे हो उसको यूज करेगा। ऐसे ही हमारी बॉडी है, अगर हमने उसमें कुछ फैट या एनर्जी या कुछ भी दिया हमने, अगर उसमें से हमारा कुछ बच गया, जैसे हमारा ट्रेन का कोयला था, ये बच गया था कुछ, ऐसे ही अगर हमारी बॉडी में कुछ अगर बच जाता है, तो बॉडी को यूज तो वही करना चाहिए सबसे पहले, लेकिन करती क्या है, जो हम नया खाना उसको दे देते हैं, उसको यूज करती है। ये देखिए, जैसे बचा हुआ कोयला है, ये बच गया। तो इसको रिलेट करते चले जाना, आप समझते चले जाओगे सारा कैसे काम कर रहा है। तो अब अगली बार जब हम कोयला डालेंगे ट्रेन में, वो फिर से इकट्ठा होगा, तो ऐसे करते 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 ये कोयला इकट्ठा होता चला जाएगा, और एक समय के बाद बोलेगा कि मेरा टैंक भर चुका है, अब नए कोयले की जरूरत नहीं है। तो नो स्पेस रहेगी हमारे पास। ऐसे ही हमने जब खाना खाया, तो खाना हमारे पास बर्न हुआ, उसमें से कुछ खाना बच गया, वो स्टोर हो गया। फिर हमने दोबारा से कुछ ना कुछ खाया, दोबारा से वो कुछ ना कुछ हमने उसमें से बचा लिया, फिर वो कहीं ना कहीं जाके स्टोर हो गया। तो ये देखिए कि जैसे हमने खाना खाया, जरूरत है कि कुछ कैलोरीज की, कुछ बर्न हो गया, बाकी बचा हुआ हमारा कहीं ना कहीं जाके जमा हो गया। अब आप रिलेट करते जा रहे हो कोयले के साथ, ट्रेन के साथ, ये सेम हमारी एक मशीनरी है। तो जब ये बहुत सारा जो खाना है, अब आप देख रहे हो, ये बहुत सारा स्टोर होता जा रहा है हमारी बॉडी में, कहीं ना कहीं तो ये स्टोर होगा। तो ये आपने एक बखूबी एग्जांपल से समझ लिया, कि सिंपल टर्म्स में आपने समझ लिया कि जो भी एक्स्ट्रा खाना हमने खाया अपनी बॉडी में, वो बर्न नहीं होता है, तो वो जाके हमारा कहीं ना कहीं
स्टोर हो जाता है, वो कहीं ना कहीं फैट सेल्स द्वारा ग्रैब कर लिया जाता है। तो फ्यूल जो है वो हमारा इक्वल टू फूड होता है, क्योंकि हमने अभी देखा कि हमारे लिए जो फ्यूल है वो क्या है, वो फूड है। फूड जो है इक्वल टू कैलोरीज होता है, यानी जो हम खाएंगे उससे कुछ कैलोरीज जनरेट होंगी। और कैलोरीज जो है इसको इक्वल टू रखा गया है एनर्जी के, क्योंकि जो कैलोरीज है ये एक एनर्जी की फॉर्म है, इसको मापने की एक इकाई है कैलोरीज। जैसे हम उसमें लीटर्स के हिसाब से जो हमारा फ्यूल डल रहा था या किलो के हिसाब से डल रहा था, ऐसे ही इसमें कैलोरीज के हिसाब से हम अपना फ्यूल डाल रहे हैं। अब आप कैलोरी को समझ लीजिए कि कैलोरी होती क्या है। कैलोरी की व्याख्या क्या करी गई है कि अगर हमारे पास 1 लीटर पानी है या 1 किलोग्राम कोई मास है, पानी को हम लेते हैं और इसको 1 डिग्री तक हमने अगर हीट किया, तो जो उसमें एनर्जी लगी वो हमारी कैलोरीज थी। तो कैलोरी अगर कोई बोले आपसे तो आप समझ लीजिए कि 1 लीटर पानी को अगर 1 डिग्री गर्म किया तो उसमें जितनी भी हीट लगी, तो उससे हमें 1 कैलोरी मिल जाती है कि ये हमारी 1 कैलोरी के बराबर है। तो आप समझ सकते हो कि 1700, 2700, 2500 किलो कैलोरी कैसे कैलकुलेट होती है। वो इतनी हीट हमारे बॉडी में जनरेट होती है, इतनी एनर्जी जनरेट होती है। ये चलता फिरता एक एक फैक्ट्री है जिसमें इतना कंपोजिशन हो रहा है, इतना एनर्जी जनरेशन हो रहा है, आप उससे अंदाजा लगा सकते हो। तो देखिए, जो कुछ भी हम खाते हैं, जो कुछ भी हमारा ब्रेड है, सैंडविच है, अल्कोहल है या पिज्जा है या सेब है, जो कुछ भी आप खा रहे हो, इसमें हमारी कुछ ना कुछ कैलोरीज हमें मिलती हैं। तो ये जो कैलोरीज हैं ये सारी की सारी अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट होती हैं। जैसे 272 हमारे पिज्जा स्लाइस में होती हैं, 78 कैलोरीज हमारी एक सिंगल पीस ऑफ ब्रेड में होती है। तो अलग अलग आइटम्स में अलग अलग कैलोरीज होती हैं। अब आप सोचोगे कि भाई इतनी हमारी जो एनर्जी है हर चीज से जो जनरेट हो रही है, ये कहाँ और कहाँ कहाँ खर्च होती होगी। ये हम जो इतनी जनरेट कर रहे हैं ये कहाँ खर्च हो रही है। आप जो कुछ भी काम कर रहे हो अपने लाइफ में, वहां पर एनर्जी की जरूरत हो रही है, हर चीज में खर्च हो रही है। वो चाहे सोने में है, चाहे सोचने में है, चाहे फूड का डाइजेशन है, चाहे आपका फ्लो ऑफ ब्लड है, हर चीज में एनर्जी की कंजम्पशन होती जा रही है, जो कुछ भी आप कर रहे हो। तो देखिए, हमने देखा कि जो फूड है दैट इज इक्वल टू कैलोरी और दैट इज इक्वल टू एनर्जी। जो भी हम खाएंगे उससे एनर्जी जनरेट होगी, ये हमें पता लग गया। और इसी को जो कन्वर्ट करने का जो प्रोसीजर है उसको हम मेटाबॉलिज्म कह देते हैं। और एनर्जी को ऐसा नहीं है कि हमने कन्वर्ट कर दिया मेटाबॉलिज्म में तो ये सिर्फ एक तरह से हमारा मतलब कुछ कैलोरी नाम की कोई चीज डिस्ट्रीब्यूट होगी बॉडी में। ये ऐसा एक ऐसा समझिए कि एक हमारी बॉडी में कुछ तो होगा जो इस कैलोरीज को लेके चलेगा। वो जो कुछ है, जिसकी हम कुछ की बात कर रहे हैं, वो हमारा ग्लूकोज होता है बॉडी में। जैसे मैंने कुछ भी खाया, कैलोरीज जनरेट हुई, इस कैलोरीज को कौन लेके चलेगा? कोई तो चलेगा ना, वाहन कोई ना कोई तो होगा, वो ग्लूकोज होता है। जब भी हम ग्लूकोज की बात करें, समझ लिया हम कैलोरी की बात कर रहे हैं, यानी इसका कैलोरी का कैरियर है ग्लूकोज। तो ग्लूकोज का फॉर्मूला है, ये दिखाया गया है, CH2OH। कार्बन का कंपाउंड होता है, ऑक्सीजन का कंपाउंड, हाइड्रोजन का। शुगर भी हम उसको कह देते हैं, ब्लड शुगर भी कह देते हैं ग्लूकोज को। तो ग्लूकोज और शुगर में रिलेटिविटी होती है। हम ये शुगर की बात नहीं कर रहे हैं जो हम टेबल स्पून से स्वीट्स जो हम खाते हैं, ये वो शुगर है जो ब्लड के वेसल्स में फ्लो करती है। और ह्यूमन सेल्स में जहां पर भी हमारा ब्लड जाएगा, लिवर हो, चाहे बोन हो, चाहे लंग्स हो, चाहे ब्रेन हो, किडनी हो, कहीं भी जाएगा तो हमारा ये ग्लूकोज ट्रेवल करेगा, हर जगह हमारी कैलोरीज लेके जाएगा, हर जगह ये पूरी बॉडी में ग्लूकोज लेके जाएगा ह्यूमन सेल्स के अंदर। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि ग्लूकोज जो है ये हमारा जब भी कम हो जाए बॉडी में, तो समझ लो एनर्जी हमारी बॉडी में कम होगी। अब आपको रिलेट करना पड़ेगा, जैसे बीमार होते हैं लोग, हॉस्पिटल में जब आदमी बीमार हो जाता है तो आपने देखा होगा वहां ग्लूकोज की ड्रिप चढ़ाते हैं। तो ग्लूकोज की ड्रिप इसलिए चढ़ाते हैं कि जो वो आदमी इतना बीमार हो चुका है, इतना कमजोर हो चुका है कि खाना खाने के बाद खाना पचाने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो भी उसके अंदर नहीं है। मतलब हॉस्पिटलाइज अगर आदमी है तो वो वीक है, तभी तो उसमें हॉस्पिटलाइज हुआ है वो। तो अमूमन तौर पर उसके अंदर इतनी भी एनर्जी नहीं होती है कि उसको वो डेली बेसिस पे ग्लूकोज को भी पचा सके। इसलिए उसको रेडीमेड ग्लूकोज चढ़ाया जाता है कि जिससे एनर्जी मिलती रहे, सारे बॉडी को, ब्रेन को, हर चीज को एनर्जी मिलती रहे। तो ये ड्रिप जब भी हम चलाएं तो समझ लो कि हमारा डायरेक्टली एक एनर्जी का सप्लाई हमने बढ़ा दिया, ग्लूकोज जब भी आप देखो, क्योंकि ग्लूकोज डायरेक्टली एनर्जी सप्लाई कर देगा। बीच का ये प्रोसीजर है जो भी, उसको वो बंद कर देते हैं, मतलब उसको साइड कर देते हैं, बाईपास कर देते हैं। अब इसको समझिए, ये हमारा एक ग्लूकोज जैसी बॉडी में गया तो हमारा पैंक्रियास ने कुछ हॉर्मोन्स रिलीज करे जिसको इंसुलिन कहते हैं, जो क्या करेगा, हर मसल सेल के गेट को खोलेगा। हर सेल का, जैसे हार्ट सेल है, ब्रेन सेल है, मसल सेल है, सारे गेट खोल देगा इंसुलिन। और देखिए ग्लूकोज को सारी मसल सेल और ये सब एब्सॉर्ब करने स्टार्ट कर देंगे। लेकिन अगर मेरी बॉडी में ग्लूकोज की मात्रा इतनी ज्यादा बढ़ गई
कि वो हमने खाया इतना कैलोरीज, इतनी खाई, इतनी कैलोरीज हमने खाई और इतना ग्लूकोज हमने बढ़ा दिया, कुछ देर बाद ये सारे लोग कहेंगे कि भाई अब हमें ग्लूकोज की जरूरत नहीं है। अब ये एक्सेसिव ग्लूकोज जो हमारे ब्लड में फ्लो कर रहा है, अब ये कहाँ जाएगा? सोचने वाली बात है, कहाँ जाएगा? तो कुछ हमारे बॉडी में जो एक्सेसिव ग्लूकोज है, ये हमारा टाइप 2 डिसीज बना देगा। यानी कि ग्लूकोज इतना बढ़ गया है कि उसको एब्जॉर्ब करने वाला कोई है ही नहीं, कहाँ जाएगा अब ये सारा ग्लूकोज? तो टाइप 2 डिसीज पहले होगी। टाइप 2 डिसीज इसी को बोलते हैं कि एक ब्लड शुगर एक लेवल से ऊपर बढ़ जाना और उसका कंज्यूमर कोई ना होना, इसी को टाइप 2 डिसीज कह देते हैं। इंसुलिन भी क्या करेगा? कोई कंज्यूमर तो हो। लेकिन अब ये ग्लूकोज के एक बायर है, इसका एक बायर बैठा मार्केट में जो कहेगा कि भाई ठीक है, अब टाइप 2 डिसीज तो हो ही गई है, अब इस ग्लूकोज का कुछ तो करूं मैं। तो वो क्या करेगा? ठीक है, इसको स्टोर करना स्टार्ट कर देगा, जो बायर है। अब ये जो बायर है, यही खेल स्टार्ट हो जाता है। ये बायर हमारा एडिपोज टिश्यू, जो भी हमारा ये फैट सेल्स, जितनी भी हमारी फैट सेल्स हैं, मेजर एरिया हमारा एब्डोमेन होता है और थाइज एरिया होता है। ये क्या करेगा? इसको स्टोर कराएगा सस्ते दाम पे। सस्ते दाम का मतलब है कि मतलब इसको स्टोर कराएगा, यूज इसका कोई है नहीं, कभी यूज आएगा तो यूज करेंगे, लेकिन स्टोर करा लेगा। अब आप समझ गए होंगे कि रिलेटिविटी बिटवीन टाइप 2 डायबिटीज एंड हाई कैलोरी इनटेक कैसे हुआ। क्योंकि जब हमारा कंज्यूमर नहीं है तो टाइप 2 डायबिटीज होगी होगी। पहले टाइप 2 डायबिटीज होती है, उसके बाद हमारा स्टोरेज होता है। तो हम आगे बढ़ते हैं फिर से। अब देखा कि हमारा जो ब्लड ग्लूकोज था, उसको हमने स्टोर कराना स्टार्ट कर दिया, जो एक्सेसिव ग्लूकोज था। मसल सेल ने ले लिया थोड़ा बहुत, ब्रेन ने ले लिया, हार्ट सेल्स ने ले लिया। अब एक्स्ट्रा ग्लूकोज तो कहीं ना कहीं तो जाना था। अब मैंने उसको समझाया कि ये कहीं ना कहीं इसका एक बायर है, वो है हमारा फैट सेल। अब फैट सेल ने क्या करा? इसका ग्लूकोज लेना स्टार्ट कर दिया एक्सेसिव, कि भाई ठीक है, अब आपको जरूरत नहीं है, मुझे देना स्टार्ट करो। तो ये बढ़ना स्टार्ट हो गया, फैट सेल्स का साइज, वॉल्यूम बढ़ना स्टार्ट हो गया। अब जो हम फैट देखते हैं वो यही है, फैट सेल्स हैं, यहाँ पर सारा इकट्ठा होता चला जाता है। अब हम थोड़ी देर बाद देखेंगे कि जब इन्होंने लेना बंद कर दिया तो इंसुलिन का काम भी खत्म हो गया, क्योंकि इंसुलिन का काम था इनका दरवाजा खोलना, वो एक चौकीदार है इंसुलिन। वो सिर्फ क्या करेगा? इनके दरवाजों को खोलेगा ग्लूकोज पहुंचाने के लिए। इस ग्लूकोज के साथ हमारा न्यूट्रिशन भी जाता है। तो जैसे कहा जाता है कि टाइप 2 डायबिटीज में न्यूट्रिशन नहीं लगता जी, कमजोर होते चले जाते हैं इंसान। वो इसलिए है कि उसका भाई गेट खोलने वाला चौकीदार ही नहीं है, इंसुलिन का काम ही नहीं रहा। इंसुलिन आता है और सेल कर देती है, भाई मैं तो तुझे जानती नहीं, ना मैंने तुझे नौकरी पर रखा, पहचानना बंद कर देती है। उसको बोलते हैं हमारा इंसुलिन रेजिस्टेंस। तो वो भी इसी वजह से होता है कि बार बार जब इंसुलिन आएगा तो ये भी कह देगा भाई कौन है तू, तेरा कोई काम नहीं है जब। उस टाइम पे ये गेट बंद होते रहेंगे हमेशा के लिए। और जब गेट बंद हो जाएंगे तो ये ग्लूकोज भी आना बंद हो जाएगा, साथ में न्यूट्रिशन भी आना बंद हो जाएगा। ग्लूकोज के साथ ही न्यूट्रिशन चल रहा है, जो हीमोग्लोबिन का टॉप है उस पर बैठा हुआ है सारा न्यूट्रिशन। अब ये कह देगा कि भाई मुझे तो चाहिए नहीं है कोई भी न्यूट्रिशन, साथ में इंसुलिन का भी काम खत्म हो गया। ये अब टाइप 1 टाइप 2 से टाइप 1 पर पहुंच गई, यानी कि अब इंसुलिन का काम ही खत्म, इंसुलिन है ही नहीं कहीं। लेकिन बाकी काम प्रक्रिया आपकी चलती रही, गेट बंद होने से कोई फर्क नहीं पड़ा इस पे, फैट सेल्स पे। अब लेकिन बॉडी को तो एनर्जी चाहिए, बॉडी तो कहेगी कि भाई एनर्जी लाओ कहीं से, अब चाहे कहीं कहीं से भी लेके आओ। अब मैंने स्कार सेटिंग में आया, मैंने खाना बंद कर दिया, मैंने एनर्जी के लॉक्स में गया, तो इन्होंने मसल ने अपनी सारी एनर्जी जो लेनी थी वो ले ली, लेकिन इनके पास देने के लिए कुछ नहीं है। देने के लिए इसके पास है, इसने अपनी फ्री फैटी एसिड्स निकालने स्टार्ट करे। अब आप कहोगे फ्री फैटी एसिड्स क्या है? ये हमारे फ्री फैटी एसिड्स नहीं इसने देने स्टार्ट करे स्टारवेशन के टाइम पे, यानी जब आप डाइट के कैलोरी डेफिसिट में हो। जो ये फ्री फैटी एसिड्स है, इसको क्यों बोला जाता है फ्री फैटी एसिड्स? इसको इसलिए बोला जाता है फ्री फैटी एसिड्स कि ये एक तो अपने नेचर में फ्री है। फ्री का मतलब है कि अब आपको इंसुलिन की जरूरत पड़ रही थी इसमें पहुंचाने के लिए, लेकिन इसको एनर्जी को रिलीज करने के लिए इंसुलिन की जरूरत नहीं है। ठीक है, इंसुलिन की जरूरत सिर्फ वहीं तक थी, स्टोरेज तक। स्टोरेज के बाद इंसुलिन की कोई जरूरत नहीं है, इसलिए इसको फ्री फैटी एसिड्स बोला जाता है कि जरूरत आई तो ये रिलीज कर देगा, जरूरत नहीं है तो नहीं देगा। इंसुलिन की या किसी एंजाइम्स की जरूरत नहीं है, एंजाइम्स की जरूरत पड़ेगी कीटोजेनेसिस में, वो भी हम समझ लेंगे किसी और दिन। आज के लिए इतना समझ लो कि भाई फ्री फैटी एसिड्स एक, क्योंकि फैट जो है ये कैसे स्टोर होगा? ये कोई लोहा या लकड़ या ऐसा कुछ आइटम थोड़ी है, ये कुछ तो ऐसा है लिक्विड जो जाके स्टोर हो रहा है, उसी को फैटी एसिड्स कहते हैं, फ्री फैटी एसिड्स। पिछली वीडियो में मैंने बताया था FFA, अगर डायग्राम याद हो। तो ये फ्री फैटी एसिड्स रिलीज होना स्टार्ट हो जाएंगे, अब एनर्जी देना स्टार्ट कर देंगे हर एक को, क्योंकि एनर्जी की जरूरत पड़ रही है, सब ब्रेन को भी चाहिए, मसल को चाहिए। तो ये ब्लड में जा रही है और ब्लड से रिसर्कुलेट होकर हार्ट के पास, ब्रेन के पास, सबके पास पहुंचनी स्टार्ट होगी।
यहाँ पर हमारा देखो फैट कम होता चला गया, जो काला काला जो हमने फैट इकट्ठा करा था वो हमारा जाना स्टार्ट हो गया। अब ये मतलब अगर हम समझें इसको तो सिंपल तरीके से आपने समझ लिया कि भाई आपने खाना खाया उसको बर्न कर दिया, ठीक है। अब आपने देखा कि भाई सारा खाना खाया, सारा खाना बर्न हो गया, ठीक है, स्टोरेज कुछ हुई नहीं। और अगर आपने कम खाना खाया तो आपने देखा कि जो स्टोरेज थी वो भी निकलने स्टार्ट हो गई, ठीक है जी। अब ये हुआ कैसे? अब ऐसा क्या करा जाए कि हम जितना खाना खाएं उतना ही बर्न हो। सवाल ये पैदा होता है कि मैंने अगर मेरी रिक्वायरमेंट 2700 कैलोरी की है तो मैं ऐसा क्या करूं कि 2700 की 2700 खर्च हो जाए, ऐसा कुछ ना हो कि भाई स्टोरेज करनी पड़ जाए। बहुत बढ़िया सवाल है, आप भी सोचते होंगे कि क्या ऐसा करा जाए सारी खर्च हो जाए, कोयला बचा ही ना थोड़ा बहुत भी, रेल के अंदर सारा कोयला बर्न हो जाए। हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, कैसे हमें पता लगेगा हमारी बॉडी में कैसे हम इस सारी एनर्जी को खर्च करें, इसको समझ लेना है। तो देखिए कैलोरीज जो है ये तीन मेजर चीजों में खर्च होती हैं पूरे दिन भर के काम में, डाइजेशन में, फिजिकल एक्टिविटी में और बेसिक बॉडी फंक्शंस में। ये हमने समझ ही लिया कि भाई तीन हिस्सों में हमारी एनर्जी खर्च होती है। डाइजेशन ये हो गया, जो मैंने अभी बताया था कि अगर बीमार आदमी पड़ा है उसको डाइजेस्ट करने के लिए भी एनर्जी चाहिए, वो नहीं है, जिसको हम कह देते हैं थर्मिक इफेक्ट ऑफ फूड, यानी मैंने खाना खाया उसको पचाने के लिए एनर्जी चाहिए, वो हमारा डाइजेशन में खर्च हुई। प्रोटीन को सबसे ज्यादा होती है, आपके नॉलेज के लिए बता देता हूँ। फैट को कम चाहिए और बाकी कार्ब्स को तो चाहिए ही बहुत ही कम। तो 4 ग्राम भी चाहिए होती है, कई बार 4 कैलोरी चाहिए होती है 1 ग्राम प्रोटीन को बर्न करने के लिए। इसलिए कहा जाता है कि जब प्रोटीन आप लेते हो तो उसमें कैलोरी भी ज्यादा खर्च होती है बर्न करने में, ठीक है। आपकी फिजिकल एक्टिविटी में एनर्जी खर्च होती है, जो आप भी काम कर रहे हो, घूम रहे हो, फिर रहे हो, उछल कूद कर रहे हो, एक्सरसाइज कर रहे हो। कुछ एनर्जी खर्च होती है बेसिक बॉडी फंक्शन, जिसको हम बीएम बेसल मेटाबॉलिक रेट भी कह देते हैं, बीएमआर, यानी मैं सो रहा हूँ, जाग रहा हूँ, किताब पढ़ रहा हूँ, या मैं सांस ले रहा हूँ, हार्ट चल रहा है, ठीक है। और उसके अलावा मैं कोई मेरी डब्ल्यूबीसी जनरेट हो रही है, आरबीसी जनरेट हो रही है, बालों का ग्रोथ हो रहा है, नेल्स का बढ़ना हो रहा है, ठीक है। ये जो कुछ भी प्रोसीजर बॉडी में हो रहा है जिसको नॉर्मली हम बीएमआर कह देते हैं, उसमें 60% कैलोरीज हमारी खर्च हो जाती है। अब ध्यान से समझ लेने वाली बात यह है कि तीनों में हमारी एनर्जी खर्च हुई और एक अमूमन आदमी पुरुष 2700 कैलोरी खर्च कर लेता है एक एवरेज के तौर पे, और एक वुमेन जो है वो 2200 कैलोरीज खर्च करती है अपने डेली के एक्सपेंसेस में। अब देखिए, अब ये आदमी ये सोच रहा है कि यार ये 2700 कैलोरी मेरी खर्च हो रही है, इनको कहाँ खर्च करूं। इन 2700 कैलोरीज को खर्च करने के मैंने तीन तरीके बताए थे, एक बीएमआर था, एक डाइजेशन था और एक फिजिकल एक्टिविटी थी। अब इसको ये बर्न करनी है 2700 कैलोरी। तो ये देखिए एक इंसान है, इसको ये 2700 कैलोरी बर्न करने के लिए तीन चीजों पर डिपेंडेंसी है। अब मान लीजिए इसने क्या करा, 300 कैलोरी खाई, 3000 कैलोरी खाई, ऐसा समझ लीजिए, यानी कि 2700 की जरूरत थी, 3000 कैलोरी खाई, तो कितना मतलब एक्स्ट्रा इसने खाया, 300 कैलोरी इसने एक्स्ट्रा खाया। ये जो 300 कैलोरी अब इसने जो एक्स्ट्रा खाई अपनी रिक्वायरमेंट से, अब ये इसको पहले तो बर्न करनी है। तो बर्न करने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा, तभी तो ये सारी बर्न होगी। ये फिर से गया तीनों एक्टिविटीज पे, इसने देखा यार डाइजेशन में तो खर्च नहीं कर सकता इनको, क्योंकि डाइजेशन तो हमारे कंट्रोल में ही नहीं। हमें क्या पता है कि कितनी कैलोरी डाइजेशन में हम एक्स्ट्रा डाल सकते हैं कि नहीं डाल सकते, नहीं डाल सकते। बेसिक बॉडी फंक्शंस में आप नहीं खर्च कर सकते, भाई सो ही तो सकते हो आप ऐसा तो नहीं कर सकते कि अब ज्यादा कैलोरी वाला सो लूं या कम कैलोरी वाला सो लूं, वो तो आपके कंट्रोल में है नहीं ना, वो तो जितनी लेगी बॉडी ले लेगी। बस तीसरी चीज है जहां फ्रीडम मिलती है, वो है आपकी फिजिकल एक्टिविटी। अब ये आदमी ने क्या करा, इन दोनों के भरोसे तो उसमें रहा नहीं, क्योंकि हो ही नहीं सकता। अब ये बची हुई जो 300 कैलोरीज हैं वो ये फिजिकल एक्टिविटी में खर्च करेगा, ठीक है जी। जो भी हमने एक्सरसाइज करी अब ये उसमें 300 कैलोरीज को इसमें बर्न करेगा। तो ये 300 कैलोरीज जो इसका जो हमारी एडिशनल हमें मिली, इसने कोई भी फिजिकल एक्टिविटी करी, दौड़ लगाई, रनिंग करी, उसमें इसने खर्च कर डाली। तो अब इसका बराबर हो गया, बैलेंस हो गया कि भाई हाँ जितना खाया उतना बर्न हो गया। अब फिजिकल एक्टिविटी को भी एक लेवल से आगे हम नहीं कर सकते हैं, ठीक है जी। मैं ये तो नहीं कह रहा आपसे कि भाई पूरे दिन दौड़ ही लगाते रहो, आप पूरे दिन फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर सकते हो, तो कहीं ना कहीं आपकी सैचुरेशन आ जाएगी। तो उसके बाद फिर आप देखोगे ये 300 कैलोरीज जो आप फिजिकल एक्टिविटीज में खर्च करना चाह रहे थे लेकिन नहीं हो पा रही, क्योंकि अभी आपने 45 मिनट की एक्सरसाइज करी, हो सकता है मैं मेरे को इसको बर्न करने के लिए 2 घंटे की दौड़ लगानी पड़े, नहीं कर सकता आदमी इतना फिजिकल एक्टिविटी, तो ये बची हुई कैलोरी अब कहाँ गई, फैट में स्टोर होनी स्टार्ट हो गई। तो ये इंसान जो यहाँ पर था वो मोटा होता चला गया। अब इसको करना कुछ ऐसा पड़ेगा कि जिससे ये फिजिकल एक्टिविटी भी ना करे और इसका फैट भी बंद हो जाए। अब ये बड़ा परेशान है देखिए, क्योंकि अब ये देख रहा है कि खाने पे फैट सेल्स बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, अब ये मोटा होता जा रहा है। फिजिकल एक्टिविटी की एक म्याद आ गई, अब नहीं कर पाऊंगा जी मैं। अब क्या करें, अब ये हमारा अमीर खान साहब आए,
इन्होंने देखिए बहुत बखूबी पूरी बॉडी का फैट बर्न करा था, एक मूवी थी इनकी, उन्होंने पूरा प्रोसीजर समझाया कि अब हमें ये फैट कैसे रिड्यूस करना अपनी बॉडी से। तो अब आपको समझना ये पड़ेगा कि जो फ्री फैटी एसिड्स थे हमारी बॉडी से जो जा रहे थे, जो ये एक लेवल पे आके ऐसा हो सकता है कि फ्री फैटी एसिड्स इतनी मात्रा में है कि अब आपको कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि अब हमारे पास फिजिकल एक्टिविटी का ऑप्शन रहा नहीं। तो ये फ्री फैटी एसिड्स को कहाँ यूज करा जाए, कोई तो ऐसा तरीका हो जिससे इसको यूज करा जाए। तो मैं क्या करूंगा, कैलोरी डेफिसिट में जाऊंगा। अब मैंने जब इनटेक का नल बंद कर दिया, बॉडी की रिक्वायरमेंट बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, क्योंकि आप एक्सरसाइज भी कर रहे हो, फिजिकल एक्टिविटी भी कर रहे हो, ये फ्री फैटी एसिड्स रिलीज होने स्टार्ट होते जा रहे, धीरे 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 ये खत्म होते गए, धीरे 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 हमारे फैट सेल्स खत्म होते चलेंगे। लेकिन इसमें हमारा एक कैच भी है, मेटाबॉलिज्म का आपने अगर समझा हो, मेटाबॉलिज्म में ये कहता है कि हमारी जो भी एक कैलोरी की रिक्वायरमेंट है, इसको एक पेस पे हम डाउन कर सकते हैं। हम उसके बाद अगर उसको बियॉन्ड बहुत ज्यादा अगर मान लीजिए हमें खाना ही ना दे कोई, तो हमारे साथ और भी परेशानियां जुड़नी स्टार्ट हो जाती हैं, जिसमें हमें लैक ऑफ हमारा न्यूट्रिशन सबसे ऊपर आ जाता है, मेल न्यूट्रिशन जिसको कहते हैं। उसमें हमें और परेशानी होनी स्टार्ट हो जाती है। हम जा तो रहे थे फिटनेस की तरफ, फैट बर्निंग के चक्कर में हम हो गए और ज्यादा कमजोर और नुकसान की तरफ बढ़ गए। तो मेटाबॉलिज्म को हम इतना भी मतलब स्लो डाउन नहीं कर सकते जिससे कि हमारे लिए और तकलीफ पड़ जाए। तो इसको और बेटर करने का हमें तरीका ढूंढना पड़ेगा। अब देखिए वेट की हम बात कर लेते हैं। जब हम फैट बर्न करते हैं तो हमारा वेट लॉस होता है, ठीक है जी। फैट बर्न कर रहे हैं तो हमारा वेट लॉस हो रहा है, क्योंकि कुछ तो जा रहा है हमारी बॉडी से। अब इस बात से क्या समझ में आया कि मेरा कुछ कुछ तो मांस मेरी बॉडी से गया है, तभी तो मेरा वेट लॉस हुआ। अब ये जो मांस जो मेरे पास से गया है, यानी कि इससे ये क्लियर हो गया कि जो फैट बर्न हुआ है इसमें कुछ वजन है। भाई मैं 80 किलो का था, अभी मैं 60 किलो का हो गया, मैंने 20 किलो फैट लॉस बर्न करा है। तो जब मैंने 20 किलो फैट लॉस करा है, इसका मतलब कुछ तो उसमें किलो रहे होंगे ना, तभी तो मेरा वेट लॉस हुआ है। तो वेट फैट का कुछ वजन होता है, पहली चीज आपको ये ध्यान रखनी है कि वेट होता है फैट में। तो जब भी हमारा फैट बर्न हो रहा है उसका कुछ मास हमारे यहां से जा रहा है। अब केमिस्ट्री में हम पहुंचते हैं, साइंस कहती है कि भाई एक लॉ होता है, जिस लॉ को बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी आपने सुनी होगी। और ये देखिए कुछ और भी चीजें मैंने इसमें बताई हैं कि जो केमिस्ट्री हम क्यों बात कर रहे हैं, इसको केमिस्ट्री से क्यों जोड़ रहे हैं। बॉडी में जो कुछ भी हो रहा है ये केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं, हर चीज केमिकल रिएक्शन हो रही है। हमारी एंजाइटी हो रही है, डिसऑर्डर है कोई, या हमारे बॉडी में कोई खुशी हो रही है, या हम प्यार भी कर रहे हैं अगर किसी को, तो ये भी हमारे हार्मोन्स का खेल है, यानी ये भी हमारे कुछ केमिकल्स रिलीज हो रहे हैं। तो केमिकल इज इक्वल टू केमिस्ट्री। तो ये केमिकल लैब है, इस लेबोरेटरी में अब कुछ रिएक्शन होने स्टार्ट होते हैं। ये जितनी भी चीजें हमने डिस्कशन करें ये सारे साइंस साइंटिफिक हैं, सबके पीछे एक ना एक रिएक्शन है। तो जो आप एक्सरसाइज कर रहे हो या जो भी आप एनर्जी बर्न कर रहे हो, जो कुछ भी आप खा रहे हो, ये सारा केमिकल प्रोसेस है। अब मैं आपको कंफ्यूजन में नहीं लेके जाऊंगा, क्योंकि आप हो जाओगे परेशान कि यार ये केमिकल रिएक्शन हमारे समझ से बाहर है ना, हमारे कुछ समझ में आता। लेकिन आपको बेसिक जो चीजें हैं वो समझ लेनी है कि कैसे ये फैट बर्न हो रहा है, फैट को कैसे हम केमिकल में तोड़ सकते हैं। तो इसको समझना पड़ेगा। ये हमारे एक साइकिल है जिसपे हम नहीं जाएंगे, ये भी बहुत मुश्किल है, क्योंकि आप कहोगे यार ये क्या बताने बैठ गए। तो इस साइकिल को मैं सिंपल तरीके से तोड़ देता हूं कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास नाम की एक फिजिक्स में नियम होती है, जो ये कहती है कि हर केमिकल रिएक्शन में, कोई भी केमिकल रिएक्शन होगा जिसमें वेट जो है एक साइड का, हम दूसरी साइड पे ट्रांसफर कर सकते हैं वेट को। अगर सॉलिड है उसको गैस में ट्रांसफर कर सकते हैं, गैस को सॉलिड में कर सकते हैं, लेकिन वेट बराबर रहेगा। अगर मेरा ए गुना बी करेंगे और सी बराबर डी बन के आया, तो वेट जितना ये था उतना ही इसका रहेगा। 5 किलो है तो वो भी 5 किलो रहेगा। ऐसे ही कोई हमारी केमिकल इक्वेशन होती है जैसे C3H8 5। अगर इस केमिकल रिएक्शन को हम तोड़ के इस वाली केमिकल रिएक्शन में लेके आते हैं, तो आप देख रहे हो कि जो मॉलिक्यूल सी के थे हमारे, कार्बन के, जो हाइड्रोजन के थे, ऑक्सीजन के, जैसे 5 दूनी 10 है, तो यहाँ पर भी आपको उतने ही देखेंगे। 4 ये हो गए और 3 दूनी 6 हो गए, तो 6 और 4 10 हो गए। कार्बन को देख लीजिए, जैसे 3 है, यहाँ कार्बन के 3 कंपाउंड हो गए। ठीक है जी। उसके बाद हमारे हाइड्रोजन को देखो, 8 कंपाउंड है, यहाँ हाइड्रोजन के 8 कंपाउंड हो गए। तो बैलेंस पे दुनिया चल रही है। कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रहा है उसमें बैलेंसिंग सबसे पहले हम करते हैं। तो एटम्स हमेशा बराबर रहेंगे, बस फॉर्म चेंज होती रहेगी उनकी। ये तो बेसिक चीजें हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, या क्या लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास हमें कहता है। अब फैट पे आते हैं फिर से। मैंने फैट को एक तराजू में रखा जिसको बर्न करा। अब आपको समझ में ये आ रहा होगा कि इसको बर्न करने का जो वजन गया है, ये कहीं ना कहीं वजन तो गया होगा ना, तभी तो ये गया है हमारी बॉडी से। अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास ये कह ही रहा है इस बात को। अब वो वजन गया कहाँ,
अब आपसे एक सवाल पूछता हूं मैं, आप अपने आप से पूछो कि हम जो बॉडी फैट लॉस करते हैं, 20 किलो, जैसे मेरी मदर ने फैट लॉस करा, मैंने 13 किलो किया, और अंजू मैडम ने करा 10-12 किलो, जिसने भी जितना भी फैट लॉस करा। अब आप एक सवाल पूछो अपने आप से, बड़ा टेढ़ा सवाल है कि भाई ये जो फैट लॉस करा, ये गया किस फॉर्म में है, ये कहाँ गया है, मतलब लॉ ऑफ कंजर्वेशन, मास भी खराब नहीं होना चाहिए, साइंस तो ये कह रही है, गया कहाँ पर है, ये किस चीज में ऐसा गया, काट के तो कुछ नहीं निकाला मैंने, ये गया कहाँ पर। 2 मिनट लो, अपने आप से पूछो और ऑब्जर्व करो अपनी जर्नी को कि मैंने ये वजन दिया तो दिया किसको था, कहाँ गया होगा ये। आप सोच रहे हो कि एक्सक्रीट कर दिया टॉयलेट में, नहीं। आप सोच रहे हो कि मैंने कहीं क्या नाम है कुछ ऐसा कर दिया कि भाई हवा में उड़ गया, नहीं, ये गया तो है कहीं ना कहीं, साइंस कह रही है इस चीज को। अब गया कहाँ है वो समझना। हमारा ये फैट का मॉलिक्यूल है, इसके 3 हिस्से हैं, जो भी हमारा फैट है एडिपोज टिश्यू का, इसके 3 हिस्से होते हैं, इसको समझना। ये जो 3 हिस्से हैं, इनको अलग अलग नाम दिए गए हैं, 3 एलिमेंट्स हैं इसके। पहला हमारा कार्बन है, दूसरा हाइड्रोजन है, और तीसरा ऑक्सीजन है। ये 3 ही कंपाउंड से हमारा फैट बना पड़ा, ठीक है। कार्बन के 55, 4 हाइड्रोजन के और 6 ऑक्सीजन के कंपाउंड होते हैं, इसी को फैट कह देते हैं। अब देखिए यहाँ पर पूरा फॉर्मूला बना के दिखाया, कार्बन के 55 कंपाउंड, हाइड्रोजन के 104 और ऑक्सीजन के 6 कंपाउंड। अब मेरा जो केमिकल फॉर्मूला है वो ये कह रहा है कि कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, अब इनको कन्वर्ट करो, किसी भी तरीके से कन्वर्ट करो, और ये मास यहां से यहां चला जाए। अब मैंने क्या करा, इसको एनर्जी में कन्वर्ट किया, क्योंकि मैंने तो फैट एफएफए की बात करी थी आपसे कि भाई मैंने तो फ्री फैटी एसिड्स रिलीज करे थे। तो फ्री फैटी एसिड्स जब मैंने रिलीज करे, उसने एनर्जी रिलीज करी। अब वो एनर्जी का वजन मैं कैसे तोलूं, उस एनर्जी का तो वजन नहीं तुलेगा ना। तो बर्न आग है, जैसे आग जली है बॉडी में, फैट बर्न हुआ है, इसका वजन कैसे तुलेगा। तो कुछ तो ऐसा हुआ होगा, वजन तुला नहीं है कोई बात नहीं, लेकिन कुछ तो ऐसा हुआ है जहां वजन गया है, वो वजन गया था। तो देखिए कंपाउंड को समझते हैं फिर से। ये हमारा फैट का फॉर्मूला था, ये एनर्जी में रिलीज हुआ, ठीक है। एनर्जी में जब रिलीज होगा, उसके बाद एक ऐसा कंपाउंड जनरेट होता है हमारी बॉडी में, जो ये लाइन हमें बताएगी। अब देखिए इसको समझना, ये हमारा फैट था, यानी कि जब भी मैंने ऑक्सीजन ली, इनहेल करी, यानी मैं सांस ले रहा हूं, तो 78 किलो अगर मैंने ऑक्सीजन मतलब ली, 78 किलो, और ये मेरा फैट था, यानी 1 किलो फैट है, 1 अगर लगा हुआ है यानी 1 किलो फैट है। तो इसमें 78 किलो मैंने ऑक्सीजन अपने अंदर ली थी, सांस ले रहा हूं जो मैं डेली लाइफ में। ये केमिकल रिएक्शन हुआ, ठीक है। अब ऑक्सीडेशन होने के बाद इसने एक कंपाउंड जनरेट करा ये। अब आप इसको बैलेंस कराओ, इसके साथ देखो कि इसमें जैसे मेरे 55 कार्बन थे, यहाँ पर भी आपको 55 कार्बन के मिलेंगे। ऑक्सीजन के आपको मिल गए 110 कंपाउंड, 110 और 5 115। यहाँ पर भी आप देखोगे 78 × 2 कर लेना, और ये 6 हो गए, ये उतने ही मिलेंगे आपको। फिर आप देखोगे कि हाइड्रोजन भी कुछ बनी हमारे पास, ये H2O जो है हमारे वाटर का कंपाउंड होता है, H2O सुना होगा आपने, यानी वाटर भी बनना कहीं ना कहीं। तो वाटर हमारा बन गया, यहां से कार्बन डाइऑक्साइड बन गई, 2 हिस्सों में टूट गया ना सारा, ये कार्बन डाइऑक्साइड और ये वाटर। अब बताओगे कार्बन डाइऑक्साइड कहां से आती है, हम रिलीज करते हैं। सुना होगा सबने कि जो हम सांस छोड़ रहे हैं इसमें क्या निकल रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आ रही है। एक्चुअल में ये हमारा फैट बाहर आ रहा है। हैरानी हो रही होगी आपको सोच के कि यार खाया तो मैंने सॉलिड था और निकल मेरा कार्बन डाइऑक्साइड रहा है। यस, फैट इज बर्निंग इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ये जो वाटर है ये कैसे बाहर आएगा, ये जाओगे आप यूरिन, स्वेटिंग वगैरह वगैरह वगैरह, जो भी चीजों में पानी आपकी बॉडी रिलीज करती। तो फैट लॉस के दौरान जो टॉयलेट जाते हैं, पेशाब जाते हैं, वो इसलिए जाते हैं, भैया बॉडी जनरेट कर रही है पानी को, फैट बर्न हो रहा है, और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आ रही है। मेरे से तो कई लोग ऐसे मिलते हैं जो ये स्मेल कर लेते हैं कि यार यू आर इन द केटोजेनेसिस राइट नाउ, आप फैट बर्निंग की उसमें हो सिचुएशन में। मुझे एक डाइटिशियन मिले थे, और वो बहुत जबरदस्त डाइटिशियन है, वो उन्होंने कई डिप्लोमास कर रखे हैं फिटनेस अकेडमी से। तो वो मुझे जिम में मिले, उन्होंने कहा यार आई कैन स्मेल दैट यू आर बर्निंग फैट, मैं सेंस कर पा रहा हूँ, मैं स्मेल कर पा रहा हूँ कि आप बर्निंग कर रहे हो फैट की। तो कार्बन डाइऑक्साइड को उन्होंने पता नहीं कैसे स्मेल कर लिया, मुझे पता नहीं, होता होगा कुछ उनका तरीका। लेकिन ये क्लियर है कि हमारी बॉडी में से भी ना सारे कंपाउंड्स रिलीज होते हैं, जो कि फैट की ट्रांसफॉर्मेशन हुई है। मैं सोचता था पहले कि ये किडनी में जाके से फिल्टर होता है, पता नहीं कैसे फिल्टर होता होगा फैट का, आज समझ में आया कि हमारा ऐसे होता है। ये केमिकल प्रोसेस है पूरा, बर्निंग हुई, एनर्जी रिलीज हुई, और साथ में हमारा वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड। अब कार्बन डाइऑक्साइड तो आपने रिलीज कर दिया मुंह से, और पानी यहाँ पर रिलीज हो गया स्वेटिंग से, यहां से आपको फैट बर्न हो गया। तो सारा समझ में आ रहा होगा, बहुत ही सिंपल प्रोसीजर है। आप हैरान तो हो रहे होंगे थोड़े थोड़े के, यार ये तो कभी हमने सोचा ही नहीं था।
सोचो आज, सांस लेने से भला कैसे फैट लॉस हो सकता है और पानी से कैसे फैट लॉस हो सकता है, ऐसे है। तो जो ब्रीथ आउट हमने किया वो सारी कार्बन डाइऑक्साइड हमने बाहर निकाल दी। अब देखिए हमने कितना 78 किलो ऑक्सीजन लिया था, तो कार्बन डाइऑक्साइड कितनी निकली होगी? अगर आप वीडियो को फिर से रिवर्स करोगे आप समझ जाओगे कितनी कार्बन डाइऑक्साइड आपने कितने किलो बाहर करी थी, उससे किलोग्राम भी पता लग जाएगा आपको। अब लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि भाई सांस लेते रहने से अगर मेरा फैट लॉस हो रहा है, तो आप तो आज ही सांस लेना तेज तेज शुरू कर दोगे बैठ के कुर्सी पे, कि यार फैट बर्न का हमें सर ने बताया था कि सांस तेज लेने से फैट बर्न हो जाता है और सारा कंपाउंड जो है उसी में खर्च हो रहा है। तो अब आप सांस लेना स्टार्ट कर दो तेज तेज, ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इससे आप हाइपर वेंटिलेशन में चले जाओगे। हाइपर वेंटिलेशन का मतलब है कि जरूरत से ज्यादा फिल्टर खुल गए हैं आपके, ऑक्सीडेशन ज्यादा होगी। अब ऑक्सीजन जब ज्यादा होती है तो ब्रेन के अंदर भी मतलब एक नींद आने वाली वो है जो सिचुएशन क्रिएट हो जाती है, इसको आप इसमें बेहोश भी हो सकते हो। तो कभी भी आप देखना कि जब ज्यादा ऑक्सीजन में भी आदमी अगर पहुंच जाता है तो वहां पर भी बेहोशी के चांस होते हैं। इसलिए हाइपर वेंटिलेशन की सिचुएशन जो है वो हमारा फायदेमंद नहीं होती। लेकिन ऐसा क्या करा जाए कि हमारी सांस तेजी से आए और फैट भी बर्न हो? अब आप रिलेट करो एक्सरसाइज से। आप जब एक्सरसाइज करते हो तो आपका बॉडी का नेचुरली हार्ट रेट बढ़ता है। हार्ट रेट जब बढ़ता है तो एनर्जी बर्न होती है, एनर्जी बर्न होती है तो वो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है, पसीना बाहर आता है पानी की फॉर्म में। तब आप स्वेटिंग जो कर रहे होते हो वो आपका एक्चुअल में फैट लॉस हो रहा होता है। और जो आप सांस बाहर छोड़ रहे होते हो नेचुरली, वो आपका एक तरह से ऑक्सीजन निकला। अब देखिए इस केमिकल रिएक्शन को समझना। 10 किलो अगर आपने फैट लॉस करा है तो आपने 29 किलो आपने एक तरह से ऑक्सीजन रिलीज करी, सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करी। 8.5 किलो ये हमारी ऑक्सीजन थी जो आपने इनहेल करी। यानी 10 किलो अगर आपके पास फैट है और आपने 29 किलो आपने ऑक्सीजन इनहेल करी, ये रिलीज करेगी 8.5 किलो आपकी कार्बन डाइऑक्साइड और 1.5 किलो आपका एक तरह से पानी रिलीज करेगी, जो कि स्वेट की फॉर्म में, यूरिन के फॉर्म में, या फिर आंसू की फॉर्म में, टीयर्स की फॉर्म में। अब ये आंसू दिखाए तो आपने 84% आपने देखा आपकी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करी, 84%, और 16% आपने वाटर रिलीज करा अपनी बॉडी से। तो यहां जाके आपकी सारी एनर्जी, अब आप देख समझ गए होंगे कि कैसे आपने फैट बर्न करा, कैसे आपने कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करी, कैसे आपने वाटर रिलीज करा और कैसे आपका फैट बर्न हो गया। तो सांस लेने के तरीके से भी हम अपने फैट बर्निंग को बेहतर कर सकते हैं। ये थोड़ी सी आपको अजीब लग रही होगी लेकिन इसके पीछे भी साइंटिफिक थ्योरीज आई हैं कि सांस लेने का तरीका अगर आदमी चेंज करे तो हमारा फैट बर्निंग फास्ट हो सकता है। सांस लेने के लिए पूरी टेक्निक समझाई गई है। अगर आप चाहते हो कि भाई उस पर भी वीडियो बनाएं या उस पर डिस्कशन करें, एजुकेशन का टॉपिक लेकर आए, तो हम उस पर बात करेंगे अगली बार। आप अगर कहते हो तो एक सेपरेट टॉपिक हम उस पर बनाएंगे जिस पर हम डिस्कशन करेंगे। अब थोड़ा सा एक मैं फिर से आता हूं। अब मैं एक बात आपसे कहना चाहूंगा आगे बढ़ने से पहले, कि जो भी हमारे हेल्थ लवर्स हैं या जो भी इस वीडियो को सुन रहे हैं, जो मुझे सुन रहे हैं, जो देख रहे हैं, मैं आपसे ये कहूंगा कि आप बहुत इंपॉर्टेंट इंसान हो, आप बहुत कीमती इंसान हो, आप बहुत ही लाजवाब इंसान हो। तो आपको अपनी सेहत का जरूर ख्याल रखना है। लेकिन अब आपको एक परेशानी आएगी, इसमें एक दुविधा आएगी कि आपने प्रोसीजर तो समझ लिया कि ये कैसे फैट बर्न बताया था, कैसे मैंने कैलोरी डेफिसिट से कैसे फैट लॉस कर लिया, एफएफए कैसे रिलीज कर ली। मैं फिर से अगर तुम्हें लेके जाऊं, एक इंपॉर्टेंट इंसान को मैं लेके जाता हूं फैट बर्निंग के प्रोसीजर की शुरुआत में, तो आपको क्या परेशानी आएंगी आप अपने से रिलेट करो। यानी मैं अगर ओवरवेट हूं, ठीक है, आप इंपॉर्टेंट इंसान हो, आपको अपने आप को बचाना है, आपको लाइफस्टाइल डिसीज से बाहर आना। अब आप ऐसा क्या करोगे कि आप इस प्रोसीजर को अपना सको? रिलेट करो अपने आप से। मैं अपने आप से रिलेट करता हूं कि मैं अगर 100 किलो का था तो मैं अपनी फैमिली के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हूँ। ठीक है जी, आप भी important हो, सबके लिए इंपॉर्टेंस अलग अलग होती है। अब आप अपने आप को कैसे ऐसी सिचुएशन में लाओगे कि ये सारे प्रोसीजर आप फॉलो कर सको, उस पर एक बार लेके चलूंगा मैं आपको और रिलेट करूंगा मैं आपको हर्बल लाइफ के साथ। रिलेट कराना इसलिए जरूरी है कि आपको ये समझ में आना चाहिए कि फॉर्मूला पता लग गया कि भाई फैट बर्निंग करनी कैसे। आपको ये पता लग गया कि कैलोरी डेफिसिट में रहना है और कोई तरीका नहीं। ठीक है जी, कैलोरिक डेफिसिट ही एकमात्र सॉल्यूशन है और कोई सॉल्यूशन नहीं। जो हमने बात करी थी ना, वो 300 कैलोरी अगर आप एक्स्ट्रा ले रहे हो तो बढ़ रहा है, उसको काट दोगे तो एफएफए रिलीज हो रहे हैं। तो काट दोगे का मतलब क्या था, आप कैलोरी डेफिसिट में।
अब देखिए कैलोरी डेफिसिट में जाने के बाद, जिस सिचुएशन में कैलोरी डेफिसिट में आऊंगा, मेरे पास 2-3 चैलेंज ऐसे आएंगे जो आपको सबको आएंगे। पहली चीज तो यह आएगी कि आपको नॉलेज नहीं होगी उस समय पे। नॉलेज क्यों नहीं होगी? अब आपको मान लीजिए मैंने कहा था कि जी 2700 कैलोरी लेनी थी, ठीक है। अब ये 2700 कैलोरी आपको पता है कि मुझे लेनी है मेंटेनेंस करने के लिए और सारा बर्न करना है। अब ये 2700 कैलोरी को लेना कैसे है, कौन से सोर्स से लूं? मान लीजिए मैंने क्या कहा, मैंने पराठे खाए या कुछ भी XYZ खाया, ठीक है जी, कार्ब्स खाए मैंने बहुत सारे, और मैंने इसमें से कैलोरी निकाल डाली, मान लीजिए 1200-1500 कैलोरी निकाल डाली, ठीक है, ऐसा मान लेते हैं। मैंने कुछ फैट्स और खाए अपनी बॉडी में, कुछ मैंने अपना प्रोटीन भी ले लिया थोड़ा बहुत, तो यहां से मैंने कुछ कैलोरी यहां से निकाली, 1000 यहां से निकाल ली, और ये हो गया मेरा टोटल 2700 कैलोरी मैंने बना डाली, ठीक है जी। ये चीज हमारे को क्लियर हो रही है कि मैं इतना नॉलेजेबल हूं कि मैंने ये कैलोरी बना डाली। लेकिन जब आपने ये चीज खाई, ठीक है, तो आपको पता नहीं है कि इसमें आपको विटामिन मिला या नहीं मिला। आपको नहीं पता कि इसमें मुझे राइबोफ्लेविन मिला या नहीं मिला। आपको नहीं पता कि मुझे इसमें B12 मिला या नहीं मिला। कैलोरीज तो पूरी कर ली आपने 2700, मान गया मैं, आप इतने टैलेंटेड हो कि इंटरनेट की मदद लेके 2700 कैलोरी कर ली। ये चीजें आपकी पूरी नहीं हुई, इसको बोलते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, ठीक है जी। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स आपके पूरे नहीं हो रहे, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स आपके पूरे हो गए, कैलोरीज पूरी हो गई, ठीक है। क्योंकि ये तो मैंने बटर खा के भी पूरा कर लूंगा, ठीक है, ये तो मैं क्या नाम है चीनी खा के भी पूरा कर लूंगा, क्योंकि चीनी में भी तो कार्ब्स है भाई। लेकिन ये चीजों का मुझे ध्यान ही नहीं रहा कि यार ये कैसे पूरे होंगे। और जब ये पूरे नहीं होंगे, अब आपको उस दिन प्रिया मैडम ने एक एजुकेशन बताया था कि अगर आपका विटामिन ए नहीं मिलता है, अगर इसकी स्कार्सिटी होती है, बहुत डेफिशिएंसी होती है, तो आपकी आंखों की प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। आपको विटामिन सी नहीं मिलती है तो आपको एक तरह से इम्यूनिटी की प्रॉब्लम होनी स्टार्ट हो जाती है। डी अगर आ जाता है तो आपको रिकेट्स की प्रॉब्लम आ जाती है, ठीक है, अर्थराइटिस की प्रॉब्लम आ जाती है। B12 नहीं मिलेगा, आपको हार्ट अटैक आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो भाई ये कैलोरीज से अलग है ना सारी चीजें। अब मान के चलो आपने इतना और दिमाग लगा लिया कि भाई मैंने इनको भी पूरा कर लूंगा, मैं एक्स्ट्रा टैलेंटेड हूँ, MBA हूँ, पढ़ा लिखा हूँ, तो मैं इनको भी पूरा कर लूंगा। आपने भाई अब इनको खाना स्टार्ट कर दिया, ठीक है जी। अब आ जाते हैं कि आपने चलो उसको छोड़ के इस पर ध्यान दिया, खूब सिट्रिक एसिड खाया, खूब विटामिन ए खाया, खूब बी खाया, खूब B12 खाया, दूध पिया, पता नहीं क्या क्या खाया आपने ये सारी डेली के माइक्रो न्यूट्रिएंट्स पूरे कर लिए, ठीक है जी। बहुत बढ़िया, आपने अच्छा काम करा, काबिल तारीफ है, क्लैपिंग खिलाए। अब आप जब इसका लेखा जोखा निकालने बैठोगे शाम को, तो ये बैठेगा आपका 4035 ये कैलोरीज। अब आपका ये गड़बड़ा गया, मतलब मैं अगर इसको सुधारूं तो ये बिगड़ जाए, इसको सुधारूं तो ये बिगड़ जाए। अब ऐसा क्या करा जाए कि भाई ये दोनों को बैलेंस में लेके आऊं? ये पॉसिबल नहीं है पॉसिबल, लेकिन आप और हम इतने ज्यादा टैलेंटेड नहीं है, चाहे हम कितने भी टैलेंट को ले आए, हम नहीं इतना कर पाएंगे। डेली लाइफ में आपको पढ़ाई भी करनी है, नौकरी भी करनी है, जॉब भी करनी है, और घर के काम भी करने हैं, गार्डनिंग भी करनी है। आप कहां तक ये काम कर लोगे? कैलकुलेशन नहीं कर पाओगे। अब आपके पास सॉल्यूशन क्या बचता है? सबके पास यही सॉल्यूशन बचता है कि आपको एक एक्सपर्ट चाहिए जो आपके लिए ये काम कर दे, ठीक है जी। अब ये एक्सपर्ट कौन होते हैं? मेरा एक्सपर्ट मेरा कोच है, ठीक है। क्योंकि अगर मैं एक्सपर्ट होता तो मैं आज 20 साल बाद फिटनेस की तरफ ना जा रहा होता, मैं 20 साल पहले जा चुका होता, आप सब भी जा चुके होते। लेकिन कोच है जो एक्सपर्ट है, क्योंकि कोच फिट है, ठीक है। कोच की डेफिनेशन है कि वो फिट है और फिट करने की नॉलेज रखता है। अब आपको कोच के पास जाना पड़ा, और इस कोच ने आपको क्या बना के देगा? ये आपको एक डाइट प्लान बना के देगा, ठीक है जी। इस डाइट प्लान के अंदर वो सारी चीजों का ध्यान रखने का जिम्मा इसका है। कितने प्रोटीन, कितने विटामिन, कितनी डेफिशिएंसी का ध्यान रखना, सब चीज का ख्याल रखेगा कोच, ठीक है जी। इसलिए मैं कहता हूं कि कोच इज द गॉड। ये मजाक में नहीं कहता मैं, ये सीरियस है ये बात। क्योंकि जो आपकी जीवन को बचा रहा है, क्योंकि मैंने बताया यू आर इंपॉर्टेंट, और जो इंपॉर्टेंट इंसान को बचा रहा है, जो उसकी डाइट को बना के दे रहा है, जो उसकी डेफिशिएंसीज का ख्याल रख रहा है, वो है आपका कोच। और कोच ने ये कमाया है अपने जीवन को दांव पे लगा के। उसने भी कहीं से किताबें पढ़ी हैं, उसने भी अपने कोच को फॉलो करा है, डेडिकेशन दिखाई है, नॉलेज गेन करी है। आपको कोई 2 मिनट में आके दे तो दे जाए नॉलेज, इसके लिए आपको पात्र बनना पड़ेगा, हमें उसके लिए उसके लायक बनना पड़ेगा। नॉलेज तो इंटरनेट पर दुनिया भर की पड़ी है, फिर क्यों इतना 48 लाख आदमी मर रहे हैं? डेडिकेशन नहीं है, डिवोशन नहीं है।
आप ये डिवोशन और ये पर्सनैलिटी जो फैक्टर होते हैं ये अपने अंदर डेवलप करोगे, फिर आप इस कोच को भरोसा करोगे, भरोसा करने के बाद इसकी दी हुई चीजों को आप अमल में लेके आओगे। अब आपको चलो ये सारी चीजें आपके अंदर हैं, ठीक है, डिवोशन है, सब कुछ है, कंसिस्टेंसी है, डेडिकेशन है, अब आपको उसने डाइट प्लान दिया बना के, ठीक है जी, कोच का भी काम खत्म हो गया है। अब डाइट प्लान मिल गया मुझे, मुझे ये पता है कि फैट बर्न करना कैसे है, ये पता है कि करने का तरीका ये दे दिया है मेरे कोच ने, खाने का भी बता दिया कि ये खाना है। अब मैं आपसे कहता हूं कि अब आपके पास डाइट प्लान में जो चीजें हैं, अब आपके सामने कौन सा चैलेंज आएगा सबसे बड़ा? वो सबसे बड़ा चैलेंज आएगा ऑथेंटिसिटी, ठीक है जी। यानी प्लेट में सामान भी आ गया, बाजार से खरीद लाई, लेकिन क्या पता ये नकली है या सही है, या ये काम करेगा या नहीं करेगा, या इसमें न्यूट्रिशन कितना है। मुझे किसी ने बताया कि गाजर को खाओ, आपको विटामिन ए मिलेगा जी। मैंने उस गाजर को उबाल डाला और एक लेवल के टेम्परेचर से ऊपर ज्यादा उबाल दिया, तो वो जो उसमें मिलना था विटामिन ए वो तो नहीं मिला, डिस्क्लेमर लग गया है तो एक तरह से। अब मुझे ये कैसे इंश्योर हो कि जो मैं खा रहा हूँ ये प्रॉपरली उस पर खरा उतर रहा है कि नहीं उतर रहा है? इसके लिए आपको ऑथेंटिसिटी की प्रॉब्लम आएगी। अब ऑथेंटिसिटी को सॉर्ट आउट करने के लिए इस कोच ने एक आपको सॉल्यूशन और दिया, क्योंकि जब भरोसा कर रहे हो तो इस पे दूसरी चीज पे भी भरोसा करो। अब इसने एक आपको ब्रांड सुझाया जिसको बोलते हैं हमारा हर्बल लाइफ। अब मैं इसको क्यों आपको प्रमोट करूंगा, देखो आप समझना इसको। ये हर्बल लाइफ जो है 1900 करीब 80 में हमारा बनाया गया था कैलिफोर्निया में, और मार्क ह्यूजेस इसके फाउंडर थे। इनकी स्टोरी आप अगर समझोगे तो इन्होंने, मतलब इनकी मदर की डेथ हुई थी, तो उन्होंने देखा कि लाइफस्टाइल डिसीजेस की वजह से मेरी मदर की डेथ हो रही है। हालांकि इनकी खुद की डेथ भी लाइफस्टाइल डिसीजेस की वजह से हुई थी, 44 साल की उम्र में मर गए थे। वो एक सेपरेट केस है कि वो ड्रग्स इंटॉक्सिकेशन कुछ ऐसा केस था। लेकिन इन्होंने जो चीज बनाई वो हमारी ऑथेंटिक थी, उससे लोगों को रिजल्ट मिलने स्टार्ट हुए। अब ये रिजल्ट जो है इसको बेहतर करते गए साइंटिस्ट ने इस पर काम करा, और आज 2024-25 में अगर हम बात करते हैं, तो जो ये मैन्युफैक्चरर है ये इतना विश्वसनीय हो गया है कि इसने कितने करोड़ों लोगों को फिट कर दिया। यहाँ पर आप हो, ठीक है जी, ये आप हो कंज्यूमर, यहाँ से ये चीज बन रही है और यहाँ से आप कंज्यूम कर रहे हो, इसके बीच में कोई बीच का आदमी नहीं है जो इसको इंटॉक्सिकेट करे। ऐसा कोई भी इंसान आपको नहीं मिलेगा, आपने सीधा ऑर्डर किया, सीधा सामान आपके पास आया। तो रियलिस्टिक चीजें आपके पास आएंगी, रियलिस्टिक चीजें आपको रिजल्ट देखेंगे, इसलिए ऑथेंटिसिटी की प्रॉब्लम भी आपकी सॉल्व होगी, क्योंकि आपने ओरिजिनल चीजें ली, ओरिजिनल आपने खाया। अब एक चीज पर और मैं जाऊं फिर से, कि बहुत से लोग ये सोचते होंगे कि कोई दवाई है या कोई इलाज करने का तरीका है या कुछ ऐसा खा गया जादू, ऐसा कुछ नहीं है। कई लोग आपने सुने होंगे, डॉक्टर्स भी ये कह देते हैं कि भाई यार हर्बल लाइफ को मत लो। मैं बहुत जोर दूंगा इस बात पे, ध्यान से सुनना। कई डॉक्टर्स भी आपसे कहेंगे कि भाई यार इसको मत लेना। वो इसको नहीं, और चीजों को भी मना करेंगे कि प्रोटीन पाउडर मत लेना, या जिम में जा रहे हो तो कोई और भी मत लेना। वो क्यों मना करते हैं? कुछ ऐसे अनपढ़ लोग होते हैं जो क्या करते हैं, जैसे मान के चलिए मुझे सर में दर्द हुआ, तो मेरे पास आएगा, मेरे से बोलेगा यार सर में दर्द हो रहा है, तू न्यूट्रिशन लेना स्टार्ट कर दे। अब उसने देखा यार न्यूट्रिशन लेने से सर में दर्द ठीक हो रहा, फिर उसको कोई और मिला जोड़ों का दर्द, कि भाई यार न्यूट्रिशन लेना स्टार्ट कर दे, जोड़ों का दर्द ठीक हो जाएगा। ये मिस कंफ्यूजन जो हम क्रिएट करते जा रहे हैं, कंफ्यूजन, ठीक है, इससे हमारे एक नेगेटिविटी बढ़ी। अब डॉक्टर के पास अगर वो सरदर्द वाला आदमी गया, उसने कहा जी मेरे को सर में दर्द है, उसने मुझे ये कहा था कि न्यूट्रिशन ले लेना, तो डॉक्टर हंसेगा पहले, तो वो बोलेगा न्यूट्रिशन गलत है मत ले, वो वहां उसको मना करेगा। इसलिए आपको ये समझना है, ये कोई सरदर्द की दवाई नहीं है, ये कोई ऐसी चीज नहीं है जिससे बीमारियां ठीक हो जाए। आपको ऐसे समझना है कि मेरे एक हाथ में ब्रेड का टुकड़ा है और एक हाथ में मेरे हर्बल लाइफ का ये प्रोटीन है, ठीक है, ये ब्रेड को रिप्लेस कर रहा है, ये कोई बीमारी को ठीक नहीं कर रहा। अब इससे हुआ क्या, बीमारी से जुड़ा हुआ भी है। कैसे जुड़ा हुआ है? कभी ब्रेड खाऊंगा तो फैटी लिवर होएगा, क्योंकि सारा फ्रुक्टोज है। ये जो मेरे हाथ में प्रोटीन है इसमें फ्रुक्टोज नहीं है, इससे मेरे ये लिवर चोक नहीं होगा, तो एनएफएलडी की बीमारी ठीक हुई नहीं हुई? सेम केस हमारे हर चीज पे आ जाता है। अब जो इन्होंने डाइट प्लान में चीजें बताई, वो डाइट प्लान में जो सारी चीजें अगर मुझे सही प्रॉपरली ऑथेंटिक मिल रही हैं और मैं उसको टाइमली फॉलो कर रहा हूं, तो मेरी बीमारियां चेंज होंगी कि नहीं होंगी? क्योंकि मेरी लाइफस्टाइल चेंज हो गई यार। आपके लाइफस्टाइल का ये सॉल्यूशन है, ये कोई बीमारी का सॉल्यूशन नहीं है, ये लाइफस्टाइल का सॉल्यूशन। अगर मैं प्रोटीन खा रहा हूँ डेली, अगर मैं डेली अपने वाइटामिन खा रहा हूँ, तो मेरी लाइफस्टाइल ठीक हो रही है ना। तो जो बीमारी लगनी थी, जो मैं वल्नरेबल था बीमारियों को लेकर, वो बीमारियां मेरे से दूर रही।
अब जब बीमारी दूर रहेंगी तो ना तो सर में दर्द होगा, ना एनएफएलडी होगी, ना कैंसर होगा, ना हार्ट अटैक आएगा। मतलब प्रोटेक्शन तो रहेगी ना, चाहे हो जाए। आप खड्डे में तो गिर रहे हो, अभी का जो हम खाना खा रहे हैं सारा पॉल्यूशन, देखिए ना आप कहाँ पहुंच रखा है क्यों है। अगर एक एक्सपोज है, आप सोचो एक टमाटर है जो एक्सपोज है कैसे एनवायरमेंट में जहां 400 AQI है, यानी कि अगर एक माइक्रोन की अगर मेरी एयर है उसमें 400, मतलब 0.44% अगर उसमें नकली इंटॉक्सिकेंट्स हैं, तो वो उस पर जो एक्सपोज है मेरा जो टमाटर, उसमें वो इंटॉक्सिकेंट्स जाएंगे नहीं, जो पेस्टिसाइड आपने जमीन में डाले वो जाएंगे नहीं। तो हम चाहकर भी नहीं बदल सकते इन चीजों को, क्योंकि इसके पीछे इकोनॉमिक्स लगी पड़ी है पूरी दुनिया की। अब हमें ऐसा क्या करें कि जिससे इसको ठीक करा जा सकता है, वो यही है कि ऑथेंटिक हमें खाना मिल जाए और ये पता लग जाए कि खाना क्या है, कितना खाना है। फिर हम इन सब चीजों से एक अम्ब्रेला के अंडर आ जाएंगे जिससे हम बच सकते हैं। अब अम्ब्रेला में जाना है नहीं जाना, ये आपका डिसीजन है, आपकी बुद्धि है, आपका दिमाग है। लेकिन जो सक्सेस स्टोरीज हैं वो सामने खड़ी हो के चिल्ला रही हैं, वो बता रही हैं कि आप इससे फिट हो रहे हो, आप इससे बीमारियों से बच रहे हो, आपका स्टेमिना इंक्रीज हो रहा है, आप दुनिया से एक कदम आगे बढ़ रहे हो, आप बेहतर जीवन की तरफ जा रहे हो। तो इसको न्यूट्रिशन को ऐसे समझना है, बीमारियों की दवाई की तरह नहीं समझना। तो आप न्यूट्रिशन लो, बढ़िया तरीके से उसको फॉलो करो, डाइट प्लान को फॉलो करो, कैलोरी डेफिसिट में जाओ। कैलोरी डेफिसिट के बाद आपको साइंस पता ही है कैसे काम करती है, रिजल्ट आपके आने तय है, अनलिमिटेड रिजल्ट आपके सामने आने तय है। तो उम्मीद करूंगा आज आपको टॉपिक पसंद आया होगा, समझ में आया होगा। और अगर आपके सवाल हैं तो जरूर पूछो, कोई भी रिलेटेड इससे सवाल है या इससे अलग कोई सवाल है, फिटनेस से रिलेटेड सवाल आप पूछो, नहीं पता होगा तो पता करके बताऊंगा जरूर। थैंक यू। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, जबरदस्त। एक बार सभी क्लैपिंग करेंगे। भाई वाकई आज की जो एजुकेशन थी लाजवाब, कोई तोड़ नहीं है उसका, सारी चीजें क्लियर हो गई। क्यों फैट लॉस होता है, फैट लॉस के पीछे की साइंस क्या है। देखिए, मैं अपनी बताता हूँ, मैं भी यही सोचता था पहले कि जो फैट लॉस होता है वो वाटर के फॉर्म में होता है, जैसे हम यूरिन जाते हैं बार बार। लेकिन आज मुझे एक नई चीज सीखने को मिली कि वो कार्बन डाइऑक्साइड जो हम रिलीज करते हैं वो भी हमारी फैट बर्न के दौरान फैट बर्न में हेल्प करती है। तो हमारा जो फैट है वो वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड में टूटता है, ब्रेक होता है, और वो कार्बन डाइऑक्साइड जो है कि गैस के रूप में बाहर निकलती है, और वाटर जो है कि वो लिक्विड के रूप में बाहर निकलती है। तो बेसिक चीज हमें समझ आ गई कि हमारी बॉडी में प्रोसेस होता कैसे है और क्या होता है इसमें। और हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन के बारे में भी बहुत डिटेल से रिलेट किया है अमित ने। मैं ये आज बिल्कुल सबके सामने कह रहा हूँ, और देखिए यूट्यूब पे भी वीडियो डालूंगा मैं। सभी कोच जो बहुत पुराने पुराने कोच हैं, आज तक किसी ने इस चीज को इससे रिलेट नहीं किया। मैंने तो सुना नहीं है। बहुत सारी मैंने वीडियो भी देखी है, बड़े बड़े कोच हैं जिनको 20-20 साल की एक्सपीरियंस है, 10-10 साल का एक्सपीरियंस है, इस चीज को इससे रिलेट नहीं कर पाए। बस वो सिर्फ कि ये दवाई क्यों नहीं है, ये न्यूट्रिशन की क्या कैसे काम करता है, सारी की सारी जो हमारा फ्री फैटी एसिड के बारे में जो बताई है, ये चीजें नहीं बताते। सच्चाई है, ये नॉलेज नहीं है, डॉक्टर को भी नहीं है, और बहुत बड़े बड़े कोच हैं उनको भी नहीं है। मैं खुद कहता हूँ मुझे नहीं थी। तो इसमें अपनी जो है कि कमी को स्वीकार करने में किसी को ऐतराज नहीं होना चाहिए। बहुत बढ़िया तरीके से बताया है, साइंटिफिकली जो आपको प्रूव कर दिया है कि ये इसके पीछे का रीजन ये है, इसलिए हमें हमारी बॉडी को न्यूट्रिशन चाहिए, इस वजह से हमारी बॉडी फैट लॉस करती है। तो अमित, लाजवाब आपकी एजुकेशन थी, थैंक यू सर। कमाल हो गए वाकई। मेरा लाइफ आपने बदल दी सर। मैं मानता हूं कि ठीक है, नॉलेज अवेलेबल है दुनिया में, लेकिन मेरे कोच आप हो, और मेरे कोच ने जो डाइट प्लान बना के दिया है अपनी तरफ से, और जो मैं मैराथन की उसमें था स्टार्टिंग में, तो सर मैं मतलब मेरे पास धन्यवाद करने के शब्द नहीं है। मेरे को जो रिजल्ट मिलने स्टार्ट हो गए थे, मैं पहले दिन ही समझ गया था कि भाई इसका रिजल्ट है, और मेरे कोच को सारा श्रेय जाता है। और मैं मतलब आजीवन जब तक मैं जीवन में जिंदा रहूंगा, मैं आपका ये एहसान नहीं बोलूंगा। आपने रास्ता जो दिखाया, ठीक है, मेरी डेडिकेशन रही है, मेरे डिवोशन रही है, मेरा नो गिव अप वाली पॉलिसी रही है, लेकिन मैं जिस रास्ते पे चल रहा हूँ, मुझे ये कंफर्म भी तो होना चाहिए ना कि ये रास्ता मुझे लेके जाएगा। जब मुझे मैं अगर इस अनसर्टेनिटी में चलूंगा कि भाई इस रास्ते पे पता नहीं क्या लिवर फेल हो जाएगा या क्या हो जाएगा, तो मैं एक्सपेरिमेंटेशन करने के मूड में नहीं हूं ना सर। तो आपने जो मुझे वो एक कंफर्म्ड रास्ता दिखाया ना, इसके इसका कोई इलाज नहीं, इसका कोई जवाब नहीं है। इसके लिए मैं मतलब सल्यूट है आपको। और आपका ये सिस्टम जो है ये नायाब है।
इसका कोई मतलब मैं रिप्लेसमेंट ही नहीं है सर। मैंने बहुत देखे हैं यूट्यूबर, बहुत एक गुरुमान है, इतने बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर हैं, लेकिन मेरे सर से सब नीचे हैं, सब नीचे हैं। इतने बड़े तो नहीं है, अपना याद करते रहते हैं छोटा मोटा। जो भी देखिए, आप लोगों से ही मिलके सिस्टम है, मेरे अकेले से कुछ भी नहीं है। अगर आप नहीं होते तो ये एजुकेशन कहाँ मिलती, अगर अंजू नहीं होती तो ये आज वर्कआउट कहाँ मिलता, दिनेश नहीं होता तो ये स्टोरी कहाँ से मिलती, साधु राम सर नहीं होते तो ये हमें एक्सपीरियंस कहाँ से मिलता, अमरपाल अंकल जी नहीं होते तो ये एनर्जी का लेवल हमें कैसा पता चलता, सुमन आंटी नहीं होती तो डेडिकेशन का कैसे पता चलता। तो हर बंदे की अपनी वैल्यू है, हर बंदे से बन के ये सिस्टम चल रहा है। हर जो देखिए एक चेन है या कुछ भी है, वो एक उसकी हर कड़ी वैल्यू रखती है। अगर उसकी एक भी कड़ी टूट जाए तो वो चेन चेन नहीं रहती, वो बिखर जाती है, उसके जो मोती हैं वो बिखर जाते हैं। तो सबकी अपनी वैल्यू है, सबकी अपनी डेडिकेशन है। बिंदु जी देखिए, मैं हमेशा देखता हूँ कि कॉपी पेन लेके नोट करते हैं, ये अपनी इनकी क्वालिटी है। तो हर बंदे में क्वालिटी होती है, कुछ ना कुछ हर एक बंदे में क्वालिटी है। जो वीडियो ऑफ करके बैठा है उसमें भी कुछ ना कुछ क्वालिटी है, कम से कम वो वीडियो ऑफ करके डेली ज्वाइन तो कर रहा है। बिल्कुल। अगर वो 1%, 2%, 5% भी सुन पा रहा है और अपनी लाइफ में उसको इम्प्लीमेंट कर लेता है, तो ये समझो कि उसने बहुत कुछ कर लिया। तो ये सारा सिस्टम आप सभी की वजह से है, और इतनी बढ़िया बढ़िया चीजें सामने आ रही हैं, इतनी बढ़िया नॉलेज मिल रही है, इतनी चीजें हम सीख रहे हैं डेली की डेली। तो आज वाकई जो है कि मेरा मन जो है कि गदगद हो गया, मजा आ गया सुन के। और आज मुझे लगता है कि जो है कि वाकई हमारे ग्रुप में जो नॉलेज मिलती है वो और कहीं नहीं मिल सकती। थैंक यू सर। तो दिनेश जी के पास चलते हैं, उनका हैंड रेज है, साधुराम सर से भी बात करेंगे फिर। गुड मॉर्निंग एवरीवन। डॉक्टर साहब तुसी ग्रेट हो। और मैं ना आज दिल से एक बात कह रही हूँ, अगर आप लड़की होते ना तो सच में आपका हाथ चूम लेती मैं। थैंक यू। देखो आपको नॉलेज मेरे से ज्यादा है, आपने मेरे से पता नहीं कितने लोग ठीक करे हैं, कितने लोगों को आप ठीक करोगे। तो आपके जो डेडिकेशन है, आपका जो हार्ड वर्क है ना, उसको भी मतलब शब्दों में नहीं बताया जा सकता। आप लीडर हो, दिनेश सर हो गए, आप हो गए, और आपके पीछे जो बैठे हैं ज्योति जी, सब जो भी इस कम्युनिटी में है, सबका योगदान है। सर ने जैसे बताया, सबका। आप मतलब मैं शब्दों से कैसे कहूँ, मैं मेरे पास वो खत्म हो जाते हैं शब्द। सोचता हूँ मैं, तो मैं कैसे जवाब दूं उसका। कई बार मतलब ये महसूस करने की चीजें होती हैं। अब एक दबाव है, आप समझो। जैसे मैं सवेरे उठता हूँ तो मुझे ये पता रहता है कि भाई 5 मिनट रह गए, मुझे ज्वाइन करना है। अगर मैं ये शायद नहीं होती कम्युनिटी, तो ऐसा लगता कि भाई देखा जाएगा, आज तो बारिश आ रही है, कल देखेंगे, आज तूफान आ रहे हैं, आज नहीं, कल देखते हैं। तो जो दबाव है ना, ये साइकोलॉजिकल, ये हमारी कम्युनिटी का है। और आप सभी का उसमें बहुत बहुत योगदान है, और आपने फिर लीडरशिप दिखाई है, आगे बढ़ा रहे हो सबको। तो इसका भी मतलब बेनाब है ये भी। इसका कोई हमारे पास शब्द नहीं है इसके लिए भी। सर मैं सबसे पहले धन्यवाद करूंगी कपिल का, कि उन्होंने आप जैसा कीमती हीरा, मतलब मेरे लिए कोई शब्द नहीं है आज। मैंने इतने इतने ग्रुप देखे हैं, मतलब ऐसी एजुकेशन, सच में सर आपने ना दिल जीत लिया। मैंने दिनेश को कहा भाई आज हम इससे मिलके आएंगे। मैंने थैंक यू। कहा, ऐसी एजुकेशन शायद अजयपाल सर ने भी बड़े बड़े ग्रुप से जुड़े हुए हैं, ऐसी एजुकेशन हमने तो आज तक नहीं सुनी। और वाक्य में जिसने भी सुनी है, सर ने रिकॉर्डिंग कर रखी है 2-3 बार, एक बार अकेले में बैठ के सुनना देखना, वाक्य में सर बहुत जबरदस्त है। लकी है हम, अपने आप को लकी मानते हैं। और एक चीज और बताऊंगी, सुमन आंटी के आंखों में ना आंसू आ रहे थे। मैंने कहूँ वो माँ लकी है जिसने इतना बढ़िया बेटा, सर, हम लोगों जैसे के लिए आप हमें टाइम देते हो ना सर, वाकई में दिल से दुआ करते हैं हम आपके लिए। भगवान नहीं, आप, ऐसी कोई बात नहीं है मैम। और आप थैंक ऐसे यू। ही करते रहो। आपने ऐसा समझ लिया, ऐसा बहुत कुछ नहीं है, बस मैं आप ही के साथ ही आगे बढ़ रहा हूँ। अपनी फिटनेस भी मैं एंजॉय कर रहा हूँ। और एक और चीज मैं आपको बताऊंगा, मेरे को पिछले 3 महीने से, जो मैं बहुत कम आज तक किसी को बताई नहीं है बात, मैं आज आपको बता ही देता हूँ। मैं पिछले 3 महीने से एक कॉस्मिक एक्सपीरियंस महसूस कर रहा हूँ। और वो कॉस्मिक एक्सपीरियंस ऐसा है कि मैं हर समय एक डोपामीन की स्टेट में हूँ। वो डोपामीन रिलीज हो रहा है। शायद वो संत महात्मा जो कहते हैं ना कि भाई मैं
हम ब्रह्मचर्य को मिल गए या मोक्ष को मिल गए, वो मैं रहा हूँ पिछले 3 महीने से। मैं अकेला रहने में बहुत परेशानी होती थी, मेरा मन नहीं लगता था, मैं कभी इंटरनेट चाहिए, कभी कुछ चाहिए। ये 3 महीने से मैंने नोटिस किया है कि मैं अकेला रहना मुझे बहुत पसंद होने लगा है। मैं एक डोपामीन की स्थिति में पहुंच गया हूँ। कुछ लोगों को शायद ये अजीब लग रही होगी चीजें, और मुझे ये महसूस कर रहा हूँ मैं उस स्टेट को, और ये आ रहा है मेरे अंदर से। ये ऐसी स्टेट पहुंच गई है, कॉस्मिक स्टेट है, जो जो सन्यासी पहुंच जाते होंगे शायद वो दूसरे तरीके से पहुंचते होंगे, मैं इस तरीके से पहुंच गया हूँ। तो बॉडी चिल्ला चिल्ला के बता रही है कि कुछ बढ़िया घटित हो रहा है अंदर। सर आपकी एजुकेशन, मैंने, मेरा एक दोस्त है डॉक्टर अमनदीप, कल मैंने ग्रुप में भी जोड़ा था। मैंने जब शुरू में स्टार्ट किया था तो उसने मेरे को ये कहा था कि अंजू पागल हो गई है क्या, ये न्यूट्रिशन वुट्रिशन ये तुम जैसे लोगों के लिए नहीं बना हुआ है, किडनी खराब हो जाएगी, ये हो जाएगी। कल उसने खुद, जब मैंने सर की एजुकेशन भेजी, कल उसने खुद मेरे को फोन करके ये कहा कि अंजू यार तुम्हारे ग्रुप में जोड़ देना मुझे। और सच में मुझे इतनी खुशी हुई। और कह रहा है एक नहीं, कम से कम 5 डॉक्टर है, वो चंडीगढ़ में सरकारी डॉक्टर है हॉस्पिटल में। कह रहा 5 डॉक्टर है जो ये एजुकेशन सुन के यूं कह रहे हैं यार उस ग्रुप में हमें जुड़वा देना। कितना खर्चा लगेगा, मैं क्या, हो बहुत बड़ी बात कह दी। खर्चा तो है ही नहीं, हम तो हमारे में क्या, पूरी कम्युनिटी से आप मिलोगे ना, सच में अपने सर्कल को भूल जाओगे। ये एक ऐसा सर्कल बन चुका है। मैं अपने पति को कहती हूँ यार मुझे ना 9 बजे तक कुछ मत कया करो, उसके बाद जो भी है मैं चाहे रात को ही कर दूंगी, पर मेरे को 9 बजे तक कभी मत टोकना कि अंजू तू आज लेट आई है। तो सच में मन नहीं करता मेरा कि इसको बंद किया जाए या करा जाए, इतना मतलब अच्छा। और मुझे जरूरत नहीं है किसी भी दोस्त की या किसी उसकी, मेरी कम्युनिटी मेरी सबसे बड़ी दोस्त है। तो सर सच में थैंक यू, बहुत अच्छा लगता है सुबह सुबह जुड़ के। 15 दिन नहीं मिले थे तो ऐसा लग रहा था शायद कुछ छूट रहा है। ड्यूटी करते थे, ड्यूटी पे जाते थे, लेकिन दिल से वो शांति नहीं मिलती थी जो अब हम अपनी क्लास ज्वाइन करके फिर अगर ड्यूटी पे जाते हैं जो मिलती है। तो सच में ही सर लाजवाब है, लाजवाब हीरे हो आप। तुसी थैंक यू ग्रेट। सो मच मैम। और आप एग्जैजरेट कर रहे हो, पर हाँ चलो, मैं आपके कॉम्प्लीमेंट्स को एक अपना मतलब तोहफा समझता हूँ। थैंक यू। थैंक यू सर। साधुराम सर के पास चलते हैं। शोकन सर क्या। नमस्कार अंकल जी। आप सभी को मेरा प्यार भरा सलाम। डॉक्टर साहब, जो मैंने उस दिन आपको डॉक्टर की उपाधि दी थी, मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि आप जो स्कॉलर हैं, पीएचडी हैं, वो दिल से आई थी। ये नहीं कि मुझे पहले पता था कि आप डॉक्टर, इसलिए मैं आपको डॉक्टर कह रहा हूँ। आपकी जो ये भावना है ना खोजबीन करने की, ये कमाल की है। आज जो आपने हमें दिया है, वो मैं भी 66-67 साल का हो गया, किसी ने नहीं बताई ये बात। कहाँ से जो फैट जो है रिलीज हो रहा है, कहाँ। हम तो सोचते थे, मैं खुद सोचता था अब तक, आपसे मतलब आध घंटे पहले तक, कि हम यूरिन चले जाते हैं, टॉयलेट चले जाते हैं और अपना जो फैट खत्म कर रहे हैं। अरे आपने नई चीज पैदा कर दी। डॉक्टर भी हैरान होंगे, आप कहाँ से ढूंढ के लाते हैं चीजें। कमाल है आप, हीरा है। तुसी छा गए हो सबके दिलों में। ये बहुत बढ़िया चीज है सर। हम जो आपके मतलब क्या हो गए हैं, नतमस्तक हो गए हैं आपके जो है नहीं नहीं, ज्ञान, ज्ञान के सामने सर। आप, ज्ञान मैं ज्ञान आपका बहुत। बच्चे की तरह हूँ अंकल जी, ऐसा नहीं है। और मेरी एजुकेशन का कोई फायदा ही नहीं है अगर मैं, अगर किसी को, अपने बुजुर्गों को, अपने माँ बाप को, आपको, अपने मिलने जुलने वालों को, अगर मेरी इस एजुकेशन का फायदा नहीं है तो फिर क्या फायदा है इसका। पैसे तो कमा ही सकता आदमी। तो कई एजुकेशन का फायदा यही है कि जब ज्ञान लोगों तक पहुंचे, और इससे मेरा भी ज्ञान बढ़ रहा है सर। मैं अगर ये एजुकेशन शायद ना दे रहा होता तो मैं ले भी ना रहा होता। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट चीज है मेरे लिए कि मैं उसको ले रहा हूँ तभी मैं दे पा रहा हूँ। और लेने में जो मुझे मजा आ रहा है, जो मैं उसको जानने में जो चीजें मिल रही हैं मुझे, ये मेरी किस्मत है थोड़ी सी। और तो ये अच्छी चीज है। मैं कोशिश यही करता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा लोग, अब इसी का यही बेनिफिट है मुझे, यही रिजल्ट अगर मिल जाए, आप सभी फिट हो जाओ और हम कहीं मिलें एक गेट टुगेदर में, हम उसमें डांस करें सारे मिलके एक दूसरे को। ये एक लाइफ जो है सर, एक छोटी सी जर्नी है। ये कब खत्म हो जाए कुछ पता नहीं है। ये कुछ सालों बाद, 50 साल 60 साल बाद शायद हम हों या ना हो, इस धरती पे भी ना हो। तो कुछ भी, सब कुछ टेम्परेरी है लाइफ में। तो आज हम जो जी रहे हैं, यही हम इसे बढ़िया तरीके से मौज में जी लें, यही मेरा उद्देश्य है। और आप सभी इसे बढ़िया बना रहे हो। सर भगवान की दया हुई कि मेरे को दिनेश जी कोच मिले,
जिन्होंने आप लोगों से शानदार जीवन जीने के लिए योग्य बनाया। बड़ी खुशी हुई सर। और दूसरी बात यह है कि मुझे ऐसा लगता है कि आपकी वीडियोस देखने के बाद, अभी तक तो मैंने डॉक्टर कहा है, कहीं आपको हम प्रोफेसर ना कहने लग जाएं कि ज्ञाता, हर चीज का ज्ञाता, हर फील्ड का ज्ञाता। ये जल्दी ही आप इस पर भी पहुंच जाएंगे। इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। और ये थैंक दिनेश यू अंकल। जी का, अजय पाल जी का और आप सब प्यारी प्यारी मूर्तियों का बहुत बहुत धन्यवाद कि मैं आज भी अपने आप को कल का बच्चा समझता हूँ। जहां तक आप कहते हैं ज्ञान सबसे बड़ी चीज होती है सर, कई बार बच्चा, छोटा बच्चा, अपना ही बच्चा ऐसी बात कह देता जो हमारे दिमाग में नहीं होती, और वो बता देता है। तो ये चीजें जो है छोटी बड़ी की बातें, हम तो ज्ञान की बातें कर रहे हैं। कई बार जो टीचर्स होता है हमारे सामने, वो हमारे बच्चे भी कल टीचर बनेंगे, वो इतनी बड़ी बड़ी बातें कहेंगे कि हम सोच भी नहीं सकते सर। तो ये तो आपका बहुत ही वास्ट नॉलेज है सर, बहुत ही लंबा चौड़ा नॉलेज है, जिससे कि हम कितने आदमी सीख रहे हैं। आगे यूट्यूब पे डॉक्टर साहब डालेंगे ये जयपाल जी, तो वहां पर भी लोग सुनेंगे। बड़ी अच्छी बात लगी। और दूसरा, आज मैडम कोच हमारी जो है अंजू जी है, उनका जो है इतना लाजवाब ये प्रोग्राम था कि जिसमें हम तो कर नहीं पाए। पता नहीं कहाँ से इतनी एनर्जी लेके आती है मैडम, कि मैं तो कई बार छुप जाता था कैमरे के नीचे। भाई मेरे से नहीं हो रहा, उस पर लेट जाता था चटाई पे। मैं भी सोच रही हूँ कि भाई, सोच रहे हैं अजय पाल जी कि भाई जुटिया खड़ा है, जुटिया नहीं खड़ा। तो पर्दा कर लिया अपना, क्योंकि औखा काम होता है सर। कई बार ऐसा होता है कि जो आप लोग कर रहे हैं अब, हो सकता है जब आप पूरे वेट में थे आप भी नहीं कर पाते थे, तो हम भी सीख रहे हैं आपके। हाँ, आपसे जैसे मैं 6 से पहले ही उठ जाता हूँ, 6 बजे ही ये राम के नाम शुरू हो जाते हैं जयपाल जी के, ये इनके सुनने शुरू कर देता हूँ जो लगाते हैं। और ये सोचता हूँ कब 7 बजेंगे, कब बात शुरू होगी। तो सर 1 घंटा वो निकालना बड़ा औखा हो जाता है, भी कैसे निकले। अकेला एक्सरसाइज भी नहीं होती, अगर उस टाइम मैं कर लूंगा तो फिर आपके साथ नहीं जुड़ पाऊंगा। तो सब आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों से जुड़ करके मेरे अंदर ज्यादा दोबारा स्फूर्ति आ गई है। क्योंकि उस टाइम जो है एकदम से मैं आपकी, जो आपने मेरे लिए किया है, उसको मैं शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकता। धन्यवाद। थैंक यू अंकल जी। जी। गुड मॉर्निंग एवरीवन सर। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग शिव जी, नमस्कार। सर। डॉक्टर साहब के लिए बहुत बहुत बधाई सर। सर ये वास्तव में गौरव का विषय है कि बहन जी सुमन को, लांबा परिवार पिताजी को सर इतना श्रेय जाता जिन्होंने ऐसे बच्चे को जन्म दिया है। सर नेचरली हमारी रेनू बहन जी बता रही थी, अंजू बहन जी, कि उनके आंखों में आंसू आ रहा था। सर ऐसा गौरव, खुशी, सर वो खुशी के आंसू थे कि हमारा बच्चा आज इस पोजीशन पहुंचा है। बड़े भाई साधु राम जी ने पहले ही सर डॉक्टर की उपाधि दे दिया था, तो सर इसमें कोई कमी नहीं झलकता कि हमारे डॉक्टर साहब ने आज का जो क्लास दिया है, सर इतना आनंद आया, इतना आनंद आया। सर मैं तो इससे जूझ रहा था बिल्कुल भी। सर हमारे कोच दिनेश सर, हमारे भगवान, अजय पाल सर, अंजू मैम, सर मैं सबका धन्यवाद आप सबका करता हूँ। सर अमित सर के लिए कोई शब्द नहीं बचे हैं कि जिससे उनका धन्यवाद करें। सर इसके आगे कोई शब्द नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद अंकल जी आप ठीक रहो और ऐसे ही हमें इंस्पायर करते रहो, यही हमारी वो है इनकम, बस और कुछ नहीं चाहिए। धन्यवाद रहने दो, आप इसको फॉलो करते रहो, ठीक रहो आप बिल्कुल बढ़िया तरीके से, यही रिजल्ट है हमारे लिए। अमित जी। अमित जी एक दिन भी ऐसा नहीं होता कि जिस दिन हम आप लोगों को ना सुन लें, अब आप लोगों के साथ व्यायाम ना कर ले, तो ऐसा होता है कि आज कुछ खोया खोया सा नजर आता, आज कुछ पाया नहीं हमने। जो आप लोगों को सुन करके, आप लोगों के साथ वर्कआउट करके एक नई एनर्जी, नई ऊर्जा शरीर में सारा दिन मिली रहती जो, और बड़ा आनंद आता है। लोग कहते हैं दुबे जी क्या हो गया है आपको, मगर भाई ये हमारे भगवानों की कृपा है कि जो हम आज इस स्थिति पहुंच गए, हमें उन्होंने पहुंचा दिया है। अमित जी कोई शब्द नहीं आपके लिए, जो आप सबके लिए जो। धन्यवाद। थैंक यू अंकल जी, थैंक यू। प्लीज टेक केयर। बहुत बढ़िया।
तो देखिए वाकई ही आज जितना भी हम तारीफ करें उतनी ही कम है, क्योंकि शब्दों में बयान नहीं की जा सकती। सच में ही बहुत ही अलग लेवल की एजुकेशन थी। बहुत बढ़िया सभी ने सुना। हम सुमन आंटी के पास भी चलेंगे। देखिए भावनाएं होती हैं जब माँ बाप तो बड़े खुश होते हैं जब ऐसी चीजें सामने आती है, जितना बच्चा जो है कि हमारा अगर लोगों को इतनी बढ़िया नॉलेज दे सकता है तो माँ बाप को तो खुशी होती है। तो आंटी जी देखिए भावनाएं ये आ जाती हैं। आप अपनी भावनाएं शेयर कर सकती हैं, कैसा आप महसूस कर रहे हैं। जी नमस्कार अंकित आंटी जी। सभी के लिए बहुत जी अच्छा लगता है। बस हम तो इसे यही कहते हैं भैया सबका, बस ऐसे ही करते रहो, ऐसे ही लगे रहो। और मेरा हमारा कुछ नहीं है, सब कुछ आपका आशीर्वाद, आपकी दुआएं सब, बस और कुछ नहीं है, हमारा कुछ नहीं है। तो बहुत तुम्हारा ये ऐसे ही सबका भला करते रहें, सब बताते रहें, स्वस्थ रहें, सब मस्त रहें, बस ऐसे ही ये भगवान, हम तो यही कहते रहते हैं भैया सबका भला करना, बहुत ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। अंकल जी ने भी अमित को यही बोला था सबके सामने कि देखिए भगवान ने सब कुछ दिया है, सब कुछ है, लेकिन लोगों की मदद करना, जितनी हो सके मदद करना, ये सबके सामने बोला था अंकल जी ने। और आज आंटी जी ने भी यही बोला है कि ये भाई कहते रहते हैं भैया सबको मदद करना, सबका भला करना, बस सबको शिक्षा देना कि भैया ठीक रहे सब, बस ऐसे ही। तो इतने बढ़िया संस्कार जिस बच्चे को मिले हों वो जरूर जो है कि मदद करेगा ही करेगा। तो ये संस्कार खरीदे नहीं जा सकते। ये संस्कार हमें अपने पूर्वजों से मिलते हैं, अपने माता पिता से मिलते हैं, और फिर हम उसके ऊपर कितना चल पाते हैं ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। तो अमित बिल्कुल बढ़िया अपने माता पिता द्वारा दी गई डायरेक्शन के ऊपर बखूबी चल रहे हैं, बहुत बढ़िया ढंग से चल रहे हैं। और जो गॉड गिफ्ट उनके पास है, उनको जो नॉलेज भगवान ने जो उनको दिमाग दिया है, जो सोचने समझने की शक्ति दी है, वो उसका बखूबी प्रयोग कर रहे हैं। देखिए दिमाग किसी के पास भी हो सकता है, अच्छा दिमाग, दिमाग सभी के पास होता है, लेवल उसका ऊपर नीचे हो सकता है। देखिए कोई दिमाग ऐसा होता है जो क्रिमिनल की तरफ, क्राइम की तरफ चलता है, दिमाग तो उसके पास भी बहुत है, लेकिन एक हमारी भी ये बहुत दिमाग चल रहा बहुत करता है, है। सुबह उठता है पैर छूता है, कई कई बार दिन में पैर छूते हैं, फिर पूछता है खाना खा लिया, बैठता है 10-20 मिनट, बाहर से आएगा तो बैठेगा हमारे पास, पूछेगा हमारी सब कि कोई परेशानी तो नहीं है, सब कुछ ठीक है, सब सब बहुत अच्छा, बस भगवान ऐसा बेटा सबको दे। बहुत बढ़िया। देखिए बड़ी दुआ निकली है आंटी जी के दिल से। वाकई देखिए मैं एक दो बार मिला हूँ, घर भी गया हूँ, तो अब जो है कि अमित ऐसे रहते हैं जैसे फ्रेंड है, मम्मी पापा के साथ भी, अंकल आंटी के साथ। तो छेड़ता रहता है ऐसे, हंसाएगा हंसेगा, छेड़ता रहता है हमें। हाँ मजाक करता रहता है। तो ये, और जो आज कह रहे थे ना कि अब अकेला रहने का मन करता है, तो देखिए मैं बताना चाहता हूँ अमित, ये मुझे बचपन से आदत है। मुझे ज्यादा शोर शराबा, ज्यादा डिस्टरबेंस ये ज्यादा पसंद नहीं है। मुझे एकांतवास सबसे अच्छा लगता है। मैं अकेला रहता हूँ तो बड़ा आनंदित महसूस करता हूँ। उसकी वजह ये होती है कि जब हम अपने खुद में जब आप खोने लग जाते हैं ना, तो फिर हमें दूसरे की जरूरत नहीं होती। और ये बहुत बढ़िया साइन है लाइफ में खुश रहने के लिए। आप लोगों को दिखोगे कि यार ये तो रिजर्व नेचर का है, कुछ नहीं करता, ना बोलता ना बातचीत करता, लेकिन आप अंदर से बहुत स्वस्थ रहेंगे, मेंटली स्ट्रेंथ आपकी अच्छी रहेगी। तो ये दिमाग जो है ना वो हमारा सही डायरेक्शन में चल रहा है, इसका ये साइन है। और बहुत बढ़िया साइन आपके जो है मैं कि समझ रहा था जब मैं ये बात कर रहा था तो आपके स्माइल आई थी। मैं जब भी रिलेट कर रहा था कि हाँ सर भी उसको एक्सपीरियंस कर रहे हैं। हालांकि ये थोड़ा रूड लगता है सुनने में कि भाई हम अकेलापन है ये है, लेकिन अगर इसको फंडामेंटली समझा जाए जी, अकेलापन ही हम सबके साथ ही आया है और हमारे साथ रहेगा ये। हम सोशल एनिमल्स हैं, हम सबको दोस्त बनाते हैं, परिवार मिलता है, ठीक है, वो अपनी जगह इम्पोर्टेंट है। लेकिन फंडामेंटली इंसान जो है वो अकेला रहने में जिस दिन उसको आनंद आने लग जाए ना, तो उसको समझ लीजिए अब वो पहुंच रहा है उस स्टेट में। अब कुछ लोग पागल भी कहेंगे, कुछ लोग ये भी कहेंगे कि तो साइको है, या ये इसको पता नहीं क्या हो गया है ये। हमारे तो हरियाणा में तो बहुत ही भद्दी भाषा भी यूज करते हैं, वो कहते हैं जी चटक गया है। तो ये, मैं तो जब भी कोई ऐसी बात आती है, कुछ भी बात आती है, आप दिमाग में एक चीज ट्रिगर करती है कि एवरीथिंग इज टेम्परेरी। तो जो आज जी रहे हैं यही परमानेंट है। आज के दिन बेचैनी नहीं होनी चाहिए, आज के दिन दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आज ही बढ़िया रहना चाहिए। कल आएगा फिर वो भी आज हो जाएगा। तो काम एक्शन बहुत जरूरी है, लेकिन
हम अगर ये सोचें कि बड़ी बढ़िया हो जाए और एक्शन गलत हो जाए, तो फिर तो रिजल्ट गलत निकलेंगे, फिर हम बीमारियां बुन लेते हैं, फिर परेशानियां बुन लेते हैं। फिर अगर मान लो क्राइम की, जैसे आपने बात कही, मैं कोई काम ही ऐसा कर रहा हूँ, एक्शन ही ऐसा कर रहा हूँ जो मुझे गलत जगह लेके जाएगा, फिर नहीं आएगा ये डोपामीन रिलीज, फिर तो वो कॉर्टिसोल रिलीज होता रहेगा। देखिए, मैं अमित बताता हूँ, एक छोटी सी कहानी है, मैंने बहुत साल पहले सुनी थी। वो मेरे दिमाग में अब भी हमेशा घूमती है, जब भी मैं कहीं परेशानी में होता हूँ तो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ आज। वैसे ये एक थोड़ी सी अमेजिंग स्टोरी है। एक्चुअल ऐसा नहीं होता, मैं तो यही मानता हूँ। ये एक दंत कथा जिसको बोल देते हैं, कि ये किसी की बनाई हुई है किसी को मोटिवेट करने के लिए। तो कि एक बार ये कहते हैं कि महादेव और पार्वती जी कहीं से भ्रमण कर रहे थे, तो उन्होंने देखा कि यार एक आदमी बड़ा खुश है, बहुत खुश हो रहा है वो, मतलब टेंशन फ्री है, हंस रहा है, खेल रहा है, बड़ा आनंदित है। तो पार्वती जी को थोड़ी सी जलन हो गई कि यार ये बड़ा खुश है। महादेव जी को कहा कि इसको ऐसा करो कि ये परेशान हो जाए। तो उसके पास जो भी कुछ था सब कुछ छीन लिया उसका, वो बिल्कुल निर्धन हो गया, गरीब हो गया। कुछ दिन बाद वो फिर से उनका राउंड लगा वहीं से, तो वो फिर भी मस्ती में मस्त, उसको कोई टेंशन नहीं, झोपड़ी है, पहले महल था, सब कुछ चला गया, लेकिन वो उस झुग्गी में भी खुश था। पार्वती जी ने सोचा फिर भी इसको अब क्या दिक्कत, अब क्या हुआ इसके साथ। फिर पूछा कि इसको क्या है, तो पता किया, उसकी झोपड़ी में गए साधु का वेश करके, तो उसने एक फोटो लगा रखी थी खुद की उस झोपड़ी के अंदर, और उसके नीचे लिखा हुआ था, ये भी नहीं रहेगा। ये बहुत एक छोटी सी लाइन है जो मैं हमेशा फील करता हूँ, कि ये भी नहीं रहेगा। तो उससे पूछने लगे कि भाई तुम खुश क्यों रहता है इतना। बोला जी ये फोटो है, इसको देख लो, इसके नीचे जो लाइन लिखी हुई है, मैं इसको देख के खुश रहता हूँ। मुझे पता है ये जो दुख है, कष्ट है, ये नहीं रहेंगे, क्योंकि मैं भी नहीं रहने वाला हूँ। एक टाइम ऐसा आएगा कि मैं भी नहीं रहूंगा। तो ये तो सारी चीजें आती जाती रहती हैं। आप इन चीज को लाइफ में अगर इम्प्लीमेंट करोगे, सोचोगे, तो ये जो स्ट्रेस लेवल होता है, जो दिमाग पे हावी हो जाता है, हम सोचते हैं कि हाय मैं तो मर गया, ये हो गया वो हो गया। भाई ये ऐसे ही चलता रहता है, कुछ नहीं है। ये आज दुख है, कल सुख है, कल फिर दुख आ जाएगा। ये तो ऊपर नीचे उतार चढ़ाव चलते रहते हैं। तो हमेशा अपने से रिलेट कीजिए कि मुझे भी नहीं रहना है, मेरे से पहले कोई और था, मेरे बाद कोई और आएगा, ऐसे ही चलता है ये तो। ये देखिए, दुनिया को एक सराय बताया गया है। मैं साधु संतों की बातों में पहुंच जाता हूँ धीरे धीरे, क्योंकि मैं इन चीजों को फील करता हूँ, मैंने बचपन से इन चीजों को सुना है। संसार को एक सराय बताया गया है, यहाँ एक जैसे सराय में लोग आके ठहरते हैं, सुबह उठ के चले जाते हैं, अगले दिन कोई और आ जाता है, तो ये ऐसे ही चलता है। तो हमने अमित लाइफ। अमित सर, हाँ जी सर। अमित सर, हाँ जी, हाँ जी। सर अजय पाल सर, वास्तव में आप जैसे ही एकांतवास महसूस करते हैं। सर मैं बताऊंगा इनके जीवनी के बारे में। मैं इनको 30 साल से जानता हूं, और सर कभी वर्दी पहन के थाने चौकियों में ड्यूटी इन्होंने नहीं किया। हमेशा अफसरों के साथ रहे रीडर में। सर कोई व्यक्ति, मैं भी एक आम आदमी की तरह कोई काम कराने जाता था, सर बहुत कम बोलना, काम पे विशेष रुचि रखना, और इसके बाद सर 2 शब्दों में आपकी बात सुन करके आपके काम का निचोड़ निकाल करके आपको खुश करके भेज देना। सर बिल्कुल भी, वास्तव में आपका इनका मेल सर बिल्कुल भी बराबर है, इसमें कोई शक नहीं। सर मैंने देखा सर, मुझे तजुर्बा है इनके बारे में जो है। बहुत खुश मिजाज आदमी है सर वैसे भी जो है, लेकिन एकांतवास सर ये भी महसूस करते हैं, इसमें कोई ज्यादा संत ही है एक प्रकार के जो है, संत कह लो इन्हें, जो संत आप बनना चाह रहे हैं सर जो है। जी थैंक यू दुबे। धन्यवाद सर। दुबे जी पुराने मिलने वाले हमारे, बहुत जी लंबा जो है कि हमारी जान पहचान है। लेकिन मैं इतना ज्यादा इंटरेक्ट नहीं होता किसी से। लेकिन वो जो लाइन मैंने आपकी बताई है, आपको बताई कि ये भी नहीं रहेगा, ये 4 शब्द है, ये आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा इम्प्लीमेंट आप जो अगर करोगे, सोचोगे इसको, जब भी स्ट्रेस में हो तो आपने यही चीज होगी, ये भी नहीं रहेगा। ये स्ट्रेस है, सर। सर टाइम की है, ये चली जाएगी। तो जी आपने, सर जी। तो ये 2-3 लाइन मेरे ध्यान आती जाएंगी। मैं जो लाइन मेरे दिमाग में बचपन से घर करके गई है वो सामने आ जाती, तो मैं बता देता हूँ। या तो नुई चाल लेगी और ये भी नहीं रहेगा, दोनों एक दूसरे से जुड़ी हुई है। तो ये दुनियादारी ऐसे ही चलती है। जी हम वंदना जी के पास चलेंगे, उनका काफी देर से हैंड रेज है। जी वंदना जी। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग एवरीवन। समय ज्यादा हो गया है, लेकिन मैं थोड़ा टाइम दूंगी, अपने विचार थोड़े मैं भी बताऊंगी आप सभी के समक्ष। आज की जो एजुकेशन थी वाकई बहुत लाजवाब थी। हमें जो अमित जी हैं वो इतना अथक प्रयास करके हम सबके लिए इतनी अच्छी अच्छी नॉलेज लेके आते हैं, जिसे हमें बहुत दूर दूर तक की कुछ पता नहीं रहता है। और सच में
आज जो फैट कैसे बर्न होता है और कहाँ जाता है, इसकी जो नॉलेज हमें हुई है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद उनको। और सर जो बता रहे थे, एक चीज और बताना चाहूंगी कि जो हम डोपामाइन, जो हमें साइंटिफिक वर्ड तो मुझे नहीं पता है, जो रिलीज होता है, मैं तो कहूंगी सर, मुझे तो ऐसा लगता है मुझे मोक्ष की प्राप्ति हो रही है। मैं बताऊं आपको, मैं जब से इस कम्युनिटी में जुड़ी हूँ, तो मेरे अंदर जो बिहेवियर है बहुत 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 ज्यादा चेंज हो चुका है। मैं इतनी चिड़चिड़ी और इतनी गुस्से वाली थी, अब पता नहीं लगता कि मैं वही हूँ। मैं बहुत अपने आप को बदला हुआ महसूस करती हूँ। मैं अपने घर पे जो है अपने बेटे के जो कामों को देखती थी और उससे बहुत गुस्सा होती थी। जो मैं चालू होती थी गुस्सा होना, तो समझ लीजिए 10 मिनट तो मेरे हाइपर में जाते ही थे, गुस्से में बहुत। और या ऑफिस में जो है कोई बोल दे कुछ गलत तो बस फट जाती थी मैं। तो मैं तो अपने आप को ये कह रही हूँ कि बहुत चेंजेस है, मैं बहुत शांत हो गई हूँ, मुझे बहुत कम गुस्सा आता है। और जो है अकेलापन जो बोल रहे थे सर, वो मुझे भी बहुत महसूस होता है। मैं अब शांत रहती हूँ, अकेले रहती हूँ और अच्छा लग रहा है मुझे। वाकई जो है इस कमेटी से ये चीज मुझे मिली है, जिसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। सच में मैं बता रही हूँ सर, मेरी तो लाइफ चेंज कर दी आपने। थैंक यू सो मच सर। जी थैंक यू वंदना मैम, आपने इतने काइंड वर्ड्स बोले। देखो वो जो डोपामीन रिलीज की बात है ना, ये आएगा। और ये एक्चुअल में डोपामीन नहीं है, ये सेरोटोनिन है। सेरोटोनिन के एक बार हमने बात करी थी कि जब हमें हमारी बॉडी रिवॉर्ड करने लगे और हमें प्राउड महसूस होने लगे तो सेरोटोनिन रिलीज होता है। तो सेरोटोनिन ही वो हमें जब इसकी आदत पड़ जाएगी ना, जब हमें ऐसा लगने लगेगा भाई ये चाहिए, ये जो है ये एंडोर्फिन्स रिलीज जो हो रहे हैं, डोपामीन रिलीज हो रही है, ये सारे फील गुड वाले हार्मोन है। जब इसकी आदत पड़ जाएगी ना, आप कहोगे कि ये चाहिए मुझे, फिर आप वर्कआउट में नहीं छोड़ सकते, आप अच्छा खाना नहीं छोड़ सकते। और ये जो ये 2 दिन में ही असर दिखा देगा। उसके बाद जब हम बुरा मतलब खाना खाना स्टार्ट कर देंगे, हमें खुद महसूस होने लगेगा कि भाई स्ट्रेस बढ़ गया है, अब कुछ गड़बड़ हो रही है। तो ये हमें हार्मोन्स की आदत जिसने डाल ली, वो मोक्ष प्राप्ति इसी को ही तो बोलते हैं। किसी को कैसे आ रहा है, किसी को कैसे आ रहा है, आता अंदर से ही है। मोक्ष का मतलब आनंद ही होता है। हाँ जी। आनंद जब आपको अपने अंदर से आने लग जाएगा तो समझो मोक्ष ही हो गया। तो ये जो आप साधु संत महात्मा होते हैं, ये आपको देखे होंगे कि वो ऐसे ही एकांत में ऐसे ही पड़े रहते हैं, उनको कोई होश हवास नहीं होता। वो आनंद के पल होते हैं। आनंद जो अंदर का आनंद होता है उसको फील जब करने लग जाते हैं तो उसी को मोक्ष कहा जाता है। देखिए, नमस्कार। मैं एक चीज कहना चाहूंगी, जो अभी आप कह रहे थे ना कि डोपामीन क्या होता है, मुझे नहीं पता था। लेकिन मैं अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करूंगी। मैं शादी करके आई तो मैंने 2 साल देखा कि ये बोलते ही नहीं है। दिन में कुछ बोलते ही नहीं थे। मैं गई तो मम्मी ने पूछा कैसा, मैंने कहा कुछ। सारा दिन चुप ही आते थे, चुपचाप खाना खाया और थोड़ा ऐसा था। फिर धीरे 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 मैं इसको समझने लगी कि इसका नेचर ही ऐसा है। घर के बताने लगे कि नहीं, ये ऐसा ही नेचर का है। कभी कभी मेरे ख्याल आता है कि इसमें ये कमी है, इसमें ये कमी है, इसमें ये कमी है। फिर मैं बैठ के सोचती हूँ तो मैंने कहती इससे अच्छा इंसान ही नहीं है। ये सबसे ऐसा ही हूं मैं बचपन से ही। जब पढ़ता था तो क्लास में भी मैं ज्यादा बच्चों से इंटरेक्ट नहीं होता था, अपना बस स्कूल चला गया आ गया, टीचर ने जो बताया पढ़ लिया। ज्यादा मतलब ना किसी से दोस्ती ना किसी से बैर, ऐसा मेरा व्यवहार रहा शुरू से ही। किसी से ज्यादा घुलता मिलता भी नहीं हूँ, किसी से कोई द्वेष भावना भी मैं नहीं रखता कभी भी दिल से। मतलब एक जो नॉर्मल सी कंडीशन होती है, जो एक स्टेज होती है, वो उसी वही मुझे पसंद भी है दिल से। और मैं उसी पे रहना मुझे अच्छा भी लगता है। ज्यादा ओवर एक्टिंग करना, ओवर बातें करना, ये मैं थोड़ा सा नेगेटिव लेता हूँ इन चीजों को। बस जितना आप कहना चाहते हो कम शब्दों में अगले को समझा दो, उसकी समझ में आया तो ठीक है, नहीं आया तो उसकी मर्जी। तो ये सबका अपना अपना होता है। देखिए मैं ये नहीं कहता कि मैं ठीक हूँ सब गलत है। बाकी देखिए मैं भी गलत हो सकता हूँ, मैं भी ये मानता हूँ कि कोई परिपक्व नहीं है, हर चीज की कहीं ना कहीं कोई कमियां रहती है। तो ये लाइफ है, इसमें हम रोजाना कुछ ना कुछ सीखते ही रहते हैं। ये तो एक बहुत बड़ी पाठशाला है, इसमें इतना एक्सपीरियंस, हम जब तक जिंदा है तब तक रोज कुछ ना कुछ सीखेंगे। तो साधु राम सर का दोबारा हैंड रेज हुआ है, उनके पास चलते हैं। देखिए बातें बहुत लंबी खिंचती चली गई, संडे को रखते हैं कभी ऐसा चैप्टर तो फिर हम। जी सर। सर मैं ये कह रहा था कि क्या मेरी ऑब्जर्वेशन गलत निकली? डॉक्टर अमित के लिए डॉक्टर कहना, जबकि पता नहीं पीएचडी थे,
आपको मैं शांति दूत कहना, आपकी बैक हिस्ट्री का मुझे ज्ञान नहीं, तो मेरे कुछ मानोगे नहीं मानोगे? मान गए अब क्या मैं सर, प्रोफेसर हैं। क्या मैं सन्यासी नहीं हो गया? आप अंतर्यामी हैं, आप बहुत बड़े फिलोसफर हैं सर। है, देखो आपकी किसी बात का मुझे ज्ञान नहीं, लेकिन मैं कह दिया तो शांति दूत कह दिया, तो उसकी आज हिस्ट्री पता चली कि आप कितने बड़े शांति दूत हैं। ये मैडम जी ने आपका डिस्क्लोज कर दिया, बस इतना ही कहना था। धन्यवाद। जी जी, थैंक यू सर, थैंक यू। अच्छा सर, एक अमित के लिए मैं कहना चाहूंगा, एक प्रेमानंद महाराज है, उनके पास पीछे सी विराट कोहली जी गए थे, तो अनुष्का जी भी गई थी, तो उन्होंने विराट कोहली सर ने पूछा था कि मैं क्या करूं, तो प्रेमानंद महाराज ने एक बात बोली थी कि आप जो काम कर रहे हो उसको ही करते रहो, वही भजन है आपका। आप लोगों को, आप जिस दिन मैच खेलते हो आप पूरा इंडिया पटाखे बजाता है और खुश होता है, आपका यही भजन है। आप पूरे देश को खुश कर रहे हो, इससे बढ़िया कोई काम नहीं, यही मोक्ष है, सब कुछ यही है। तो आप जिस काम में लग रहे हो उसको अपने करते रहो, लोगों को खुशियां बांटते रहो, तो वही मोक्ष है और कुछ नहीं है। स्वर्ग नरक यही है और कहीं नहीं है। जो आप कर्म कर रहे हो, जैसा आपके पास है वैसा ही आप बांटोगे। तो प्रेमानंद महाराज को मैं सुनता रहता हूँ, अच्छी अच्छी बातें बताते हैं, तो वो बहुत बढ़िया बात बताई थी। चीफ सेक्रेटरी की घरवाली के साथ मेरी ड्यूटी लगी थी सूरजकुंड मेले में, और वो चीफ सेक्रेटरी है, उसकी घरवाली भी अपने पति की बुराई कर रही थी। तो अब ये सोच लो, सोनू मैडम ने एक बात कही थी कि मैंने पहले ये सोचा कि इसमें ये कमी है। औरतों की कमियां कभी पूरी नहीं होती। मैं एक औरत हूँ, आदमी चाहे कितना ही परिपूर्ण हो लेकिन औरतें फिर भी कमियां निकालती। तो पहले भाई अपने आप में कमी देखो, हमारे में क्या कमी है। जो शांत है वो शांति है। अब मैं राणा जी को कह दूं यहाँ आके नाच ले, तो जबरदस्ती नहीं करी जाती। वो सर की तरह है, वो नहीं कर सकते कुछ भी। अकेले में एक्सरसाइज कर लेंगे, जिम कर लेंगे, लेकिन उनको है ना, ये जो चीजें हम करती है ना, मैं तो मचलती हूँ भाई, मेरे से रुका नहीं जाता। और वो कहते हैं अंजू मैं तुझे कुछ नहीं कह रहा, लेकिन मेरे से नहीं होता और नहीं कर सकते। कह रहा तूने मेरा माइक पकड़ा दिया था और मेरा ऐसा हो गया था जब अपनी गेट टुगेदर थी। कह रहा मेरे कम कभी छूट रही थी हाथों में कि यार यूं पकड़ा तो दिया, मैं क्या बोलूंगा। तो मैम कमियां सब में होती है, अगर हम देखें तो कमियां हैं, अगर हम अच्छाइयों को खोजेंगे ना तो अच्छाइयां ही अच्छाइयां हैं। असल में वो ऐसा कहना चाह रही हैं कि जो स्टार्टिंग में जब हम नेचर देखते हैं ना, तो नेचर सबका अलग अलग होता है। तो किसी का टॉकेटिव नेचर है, किसी का कैसा नेचर है, भाई लेकिन देखो, उन्होंने उन्होंने उस नेचर को जब जानना शुरू करा, उसके बाद उन्हें उसमें भी अच्छा लगने लगा, उन्हें मजा आने लगा कि भाई हाँ ये नेचर बढ़िया है। क्योंकि उसमें उन्हें देखा कि भाई ना तो इसमें परेशानी, ना इसमें कोई बनावट, ना कोई झूठ बोलना, ना कुछ ऐसा। तो ये नेचर भी मतलब हम जो एक दूसरे का नेचर देखते हैं ना, जैसे हम कहते हैं कि भाई मेरा सिंक्रोनाइजेशन हो रहा है इस आदमी के साथ, इसकी बात मुझे समझ में आ रही है। वो क्यों समझ में आ रही है? क्योंकि हम ना एक्सपेक्ट ऐसा कर रहे हैं कि ये कुछ हमारे मतलब की बात करे। तो हमारे मतलब की वो बात करेगा तो हमें बड़ा अच्छा लगता है, मतलब की बात ना करे तो हमें ऐसा लगता है कि इसमें तो कमी है। तो ये तो लाइफ है, और लाइफ में तो हमें ज्यादातर उम्मीद कम करनी चाहिए। हमें ये करना चाहिए कि भाई हम सेटिस्फेक्शन अपने आप में ही रखें। और जब सर ने एक बात कही ना कि भाई ये भी नहीं रहेगा, तो ये भी नहीं रहेगा भाई। ये भी चला जाएगा, तो कुछ नहीं बचना। तो राणा जी के टांग खींचनी बंद करो आप भी। सर जब मेरी शादी हुई थी मैं एक बात कहती थी, मैं क्या यार सभी आदमी करवा चौथ पे अपनी घरवाली को कुछ कुछ ला के देते हैं। कह रहा यार तुझे मैंने आज तक रोका क्या, पर मैं नहीं ला के दे सकता, तुझे जो पसंद है वो ले आ। और एक चीज और बताऊं सर, सभी ऐसे छालनी में देखते हैं ना, नु करा यार मेरे लिए हर दिन करवा चौथ है, ये ड्रामे मत करियो। मैंने फर्स्ट बार जब मेरा पहला करवा चौथ था, फर्स्ट बार मैंने ये कहा नु करा यार ये ड्रामे मत करना, मेरा हर दिन करवा चौथ है। मैंने उसके बाद कभी वो नहीं किया। हाँ ठीक है, मैं व्रत रखती हूँ उनके जो लिए। करवा चौथ की बात चली है, तो देखिए मैं और बता देता हूँ। आप ये तो कह रहा है कि आप करवा चौथ खुद कर लो, मैं पहले दिन से ये कहता हूँ कि करवा चौथ करो ही मत। मैं ये कहता हूँ कुछ नहीं होता इनसे, जिसकी जितनी लाइफ है वो ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सब अंजू जी मैं नहीं स्टोरी करती, है, मुझे नहीं ये करती, ऐसी कहानियां हैं। करवा मैं चौथ करती से हूँ, कुछ नहीं होता। कुछ आप नहीं अपने होता। कर्म अच्छे रखो, ठीक है, वही सब कुछ है। बाकी करवा पर चौथ उनको क्या कहोगे जो आदमी भी करवा चौथ रख रहे हैं? ये सिर्फ दबाव है और कुछ नहीं है, एक दिखावा है। मैं तो यही मानता हूँ कि वो सिर्फ ये दिखाना चाहता है। दिखाने से कुछ नहीं होता, अंदर से होना चाहिए। देखिए
वो भैया पे बिल्कुल मैं धीरे धीरे देख रही हूँ, इनका असर आते जा रहा है। ये वैसे तो जुड़ते नहीं है किसी से, बिल्कुल इतना किसी से अटैच नहीं होते हैं, ये अपने आप में खुश रहते हैं। और मुझे भी ये कहते हैं तू खुद में खुश रह, अच्छा खा अच्छा पी, जो होगा उसकी चिंता मत कर, आज में जी, इंजॉय कर अपनी जिंदगी को, लेकिन नू मत कर कि तू खुश रह, अपने आप से प्यार कर। सबसे पहले मेरे से मत कर, ना बच्चों से कर, किसी से मत कर, बिल्कुल। अपने आप से कर। यार कोई नहीं जाता। आज क्योंकि सुबह एक देखो भजन चल किसी रहा के था, साथ- जब जब जाएगा संसार से तो अकेला ही जाएगा भाई, कोई नहीं जाता किसी के साथ, कोई नहीं जाता किसी के साथ। भगवान खाली हाथ भेजता है, खाली हाथ ही बिल्कुल बिल्कुल सर। तो ये लेना देना यहीं रहे, यहीं का है, यहीं रह जाएगा। वो कुछ मेरे मम्मी पापा कहेंगे हमेशा कितना कि इकट्ठा कर लो वो भी यहीं रहना है, कितना ही गरीब हो तो भी यहीं रहना है। ऐसे ही ये कहते हैं ना, बोला नंगा आया था नंगा ही जाएगा, कुछ नहीं। देखो प्रैक्टिकल बात तो यही है सर जो आपने कही है कि अपने बारे में सोचो भाई। बस। और अपने खुद को प्यार करना कोई ये थोड़ी है कि हम दुनिया के साथ बुरा बर्ताव कर रहे हैं। भाई पहले अपने बारे में सोचूंगा, जैसे वो डोनाल्ड ट्रंप कहता है ना, अमेरिका फर्स्ट, उसके बाद कोई बाहर में जाए। पहले मैं खुश रहूंगा, जब भी तो मैं आगे ध्यान रखूंगा सबका। बिल्कुल। तो खुद का ख्याल सबसे पहले है, खुद के मास्क पहले लगाएं, फिर मदद करें। तो बहुत फ्लाइट बढ़िया। में कहते हैं ना। आज की एजुकेशन, आज का वर्कआउट, आज का डिस्कशन लाजवाब था, जबरदस्त। अब तक की हमारी जितनी भी एजुकेशन को क्लासेज हुई है, जो वर्कआउट हुए, जो भी हमारा सेशन कंप्लीट चला है, आज का सबसे बढ़िया रहा है। बहुत बढ़िया। हार्मोन्स भी रिलीज हुए हैं, बहुत बढ़िया हंसी खुशी भी रही है, अच्छी पॉजिटिव चीजें भी सीखने को मिली है, बहुत सारी चीजों की नॉलेज मिली है, बहुत बढ़िया। इसके लिए आप सभी का मैं शुक्रिया करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। कल फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, नई एनर्जी के साथ। नमस्कार। मन तो नहीं कर रहा सर बंद करने का, इस ड्यूटी जाना है। इस वीडियो को जल्दी डाल दियो जी, दोबारा सुनते हैं। हाँ जल्दी डालना सर, एजुकेशन वाली वीडियो ड्यूटी पे जाते टाइम सुनेंगे हम गाड़ी जी। में।